मम्मी मेरी कलम नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है, कुछ आइडिया है आपको? अरे वही कहीं किसी किताब के बीच में रखकर भूल गए होगे तुम। ठीक है, खोज रहा मैं अभी। यार आखिरी बार मैंने किताब कब उठाई थी? परीक्षा के दिनों में, उसके बाद तो मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल गया था। अरे हाँ यार, याद आया, आखिरी पेपर मेरा डीओएलओडीओ का था। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? अब ये किताब नहीं मिलके दे रही। कभी कभी मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। अरे कौन सा कायस्थ, कैसा कायस्थ? कायस्थ अपनी कलम अपने सीने से लगाकर रखते हैं। जिस तरह एक राजपूत या एक मराठा का शौर्य उसकी तलवार में विलीन है, वैसे ही कायस्थ का शौर्य उसकी कलम में विलीन है। मैं आज तक कॉलेज कभी समय पर नहीं पहुंचा। वो तो शुक्र है माता श्री का जिन्हें स्वच्छता से प्यार है, वरना मुझे तो अपने कपड़े तक तह करने नहीं आते। हाँ, ये रही मेरी किताब कंप्यूटर टेबल के नीचे। चलो शुक्र है कलम इसी किताब में थी। हाँ तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप सुखद अंत में यकीन रखते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसके परिदृश्य में नाम, समय व जगह का परिवर्तन लाया गया है, और इसे लिखने का उद्देश्य व मर्म आप खुद ही कहानी के अंत में समझ जाएंगे। 1. गांव खतौनी, शहर नासिक, समय 1989। दीनदयाल गांव के प्रसिद्ध किसान थे, लेकिन इनको ये ख्याति इतनी आसानी से नहीं मिली। जी हाँ, न तो इनके पास कोई गड़ा धन था, न तो इनके पास खुद के खेत। सिर्फ 3 कमरे बराबर एक झुग्गी थी इनकी। ये दिहाड़ी पर खेती करते थे, खेत बड़े मालिक के और मेहनत इनकी। ज्यादा आमदनी तो दूर की बात है, इनके पास तो 2 वक्त का भोजन करने के पैसे भी नहीं होते। कभी कभी दिल के बड़े ईमानदार, कई क्विंटल गेहूं की पैदावार होने पर भी कभी चोरी नहीं की, जितना उगाया सब रख दिया बड़े मालिक के आगे। वह जितना देते उससे ही अपना गुजर बसर करते। उनके 3 पुत्र थे, हीरा, धीर और बलबीर। हीरा उन सब में सबसे बड़ा और सबसे गंभीर, कद 6 फुट से थोड़ा कम, शरीर से तंदुरुस्त और सांवरा रंग। धीर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत, गुस्सेल, जिद्दी, चतुर और वाकपटु, कद मंझोला, 5 फुट 8 इंच के करीब, रंग गोरा और हीरा से 2 साल छोटा। बलबीर, जिसका बल उसके माता पिता में ही समाहित है, स्नेह और करुणा सागर से भरपूर, खेल कूद की उम्र का बालक, धीर से 3 साल छोटा। चंद्रिका, दीनदयाल की पत्नी, नम्र और कुशल गृहिणी, स्थिर मानसिकता वाली, अपने बच्चों पर प्राण न्यौछावर करने वाली। उसने कभी दूजी औरतों की तरह हीरे जवाहरात नहीं मांगे, मन तो था पर कभी हालात बने नहीं। दीनदयाल से अक्सर उसकी कहा सुनी हो जाती थी। वैसे ऐसे कौन से पति पत्नी है जिनमें कहा सुनी नहीं होती? जहां स्नेह है वहां तकरार भी होती है। दीनदयाल अपनी ईमानदारी छोड़ने को तैयार न होते और चंदा अपने मातृत्व को सदैव तत्पर रहती। 2. समय चक्र अपनी ही गति से चलता जा रहा था। हीरा बड़ा हो रहा था और बड़प्पन में अपने से दूना। माता पिता के श्रम, कलह और स्थिति ने उसे समय से पहले ही उसे ऐसा गंभीर व्यक्तित्व प्रदान किया। पढ़ाई में मेधावी और गणित में सबसे कुशल। 10वीं के नतीजे का बेसब्री से इंतजार करता हुआ अपनी माँ से बोला, हीरा, माँ। चंदा, हाँ बेटा। हीरा, माँ, 28 तारीख कब आएगी माँ? मुझसे अब नहीं सहा जाता, मुझे नींद नहीं आती, न जाने आगे क्या होगा, नतीजे कब निकलेंगे, पता नहीं कितने अंक आए होंगे, क्या मैं आगे पढ़ पाऊंगा माँ? मुझे 11वीं में विज्ञान लेने का मन है, क्या मुझे विज्ञान से दाखिला मिल पाएगा माँ? चंदा, ओहो, कितना सोचते हो, अभी तो सिर्फ 21 तारीख ही हुई है, पूरे 1 हफ्ते से ज्यादा है, अभी हो जाएगा, सब कुशल ही होगा। सिंगल कोट। हीरा के व्यथित मन को थोड़ी शांति मिली। अर्धरात्रि का पहर था, वह सोने की कोशिश करने लगा। इधर चंदा को चिंता ने घेर लिया कि मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा, क्या समय की मार के आगे उसके सपने दम तोड़ देंगे। ये सब सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि मुझे कल सुबह उठकर इनसे बात करनी होगी, आगे क्या किया जाए। 3. प्रातःकाल उठते ही चंदा ने दीनदयाल से बोला, अजी, सुनते हो? दीनदयाल, कहो प्रिय। चंदा, अपना हीरा बड़ा हो गया है, कुछ ही दिनों में उसके 10वीं के नतीजे आने वाले हैं। उसकी रुचि विज्ञान में है, वह आगे और पढ़ना चाहता है। दीनदयाल अपने कर्म में मग्न रहने वाले ठेठ गांव के इंसान थे, उन्हें अपने काम के अलावा किसी चीज का होश नहीं रहता था। न बच्चों का जन्मदिन, न बीवी का, और न ही खुद की जन्मतिथि और उम्र तक नहीं थी, शादी की वर्षगांठ तो भूल ही जाओ। उन्हें अंदाजा तो था कि हीरा बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी तक वे सिर्फ यही सोचते थे, होगा 8वीं 9वीं में, क्या पता। दीनदयाल, सच में? चंदा, हाँ, उसे पैसे की जरूरत होगी, शहर के विद्यालय में उसका दाखिला करवाना है, फिर वहां की फीस भी भरनी पड़ेगी। गांव में तो गिरते पड़ते हो गया किसी तरीके से। उद्धरण। दीनदयाल, अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं आज शाम को आकर उससे बात करूंगा। ये कहकर दीनदयाल काम के लिए निकल गया।
शाम को आकर उसने हीरा को बुलाया। हीरा, मेरे बच्चे। हीरा, हाँ पिताजी। दीनदयाल, कुछ ही समय बचे हैं, तुम्हारे 10वीं के नतीजे आने में आगे का क्या सोचा है? हीरा, पिताजी, मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ। 10वीं के बाद मैंने शहर के अनेकों स्कूलों के चक्कर काटे। मुझे केंद्रीय विद्यालय सबसे ठीक लगा, गांव के निकट भी और सस्ता भी। सिंगल कोट। दीनदयाल, अच्छा कितनी फीस है स्कूल की? हीरा, 400 रुपये तिमाही। दीनदयाल सख्ते में पढ़ते हुए बोला, क्या? अरे इतनी तो हमारी लगभग 1 महीने की कमाई है। यह नहीं हो पाएगा, और फिर आने जाने का खर्च और यूनिफॉर्म का फिर अलग अलग करके 10 नए खर्च निकलेंगे। ये हमसे नहीं हो पाएगा बेटा। उद्धरण। इतने भर में हीरा की आंखें नम होने लगी। ये देखकर चंदा बीच में कूद पड़ी और बोली, कैसे नहीं करोगे हैं? अपने लाल को अपनी ही तरह खेती करवानी है क्या सारी जिंदगी? तिलमिलाकर दीनदयाल बोला, भले ही खेती करता हूँ, लेकिन ईमानदार तो हूँ। ये बात ऊपर वाले मालिक को भी पता है और बड़े मालिक को भी पता है। कभी 2 आने भर की भी हेरा फेरी नहीं की मैंने, ये सारा गांव भी जानता है और इसलिए इज्जत भी करता है। चंदा गुस्से में लाल होकर चीखी, ईमानदारी से घर के चूल्हे नहीं जलते, याद नहीं है क्या 5 दिन रोटी प्याज में गुजारे थे? बड़े आए ईमानदारी की डींगे मारने वाले, इसी ईमानदारी को पकाकर खा लो और भर लो अपना पेट इससे। उद्धरण। दीनदयाल, पेट खाली था पर आत्मा तृप्त थी मेरी। चंदा, मैं ये सब नहीं जानती, बस मेरा बच्चा तुम्हारी तरह खेती नहीं करेगा। तुम एक पिता भी हो, ये दायित्व है तुम्हारा अपने बच्चों की शिक्षा पूर्ण करना। खुद तुम्हारे प्रियदेव विष्णु जी ने भी यही कहा है। सिंगल कोट। ये सब सुनकर दीनदयाल ठंडा पड़ने लगा, लेकिन वाद विवाद तर्क कुतर्क उसने फिर भी जारी रखा। मामला उलझता देखकर हीरा बीच आ गया और किसी तरह ये मचा कोलाहल शांत हुआ। 4 रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे। गांव में अक्सर कोई इतनी देर तक नहीं जगता, लेकिन दीनदयाल की आंखों से नींद गायब थी। भले ही वह चंदा से लड़ लिया हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ चंदा सही है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह मन ही मन बड़बड़ाया, हे श्याम, हे मालिक, मैं अब क्या करूं? आज तक तुमने मेरा सिर नहीं झुकने दिया। मुसीबतें चाहे कितनी भी आई हो, पार तुमने ही लगाया है। हे प्रभु, कुछ तो रास्ता निकालो, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। बड़े मालिक से उधार मांग लूं, ये सही रहेगा। इतने में दूसरी सोच में पड़ गया कि न चुका पाने के कारण जग हंसाई होगी, और हेर फेर करने पर जो सामान में नफा नुकसान किया तो बदनामी भी होगी, क्योंकि जो लोग आज उसकी ईमानदारी के कसीदे पढ़ते हैं वही सबसे पहले उसे ताने देने लगेंगे। कारणवश रात भर दीनदयाल को नींद नहीं आई। सूरज की पहली किरण निकलते ही वह घर से खेत की ओर भागा। खेत बस घर से 20 कदम की दूरी पर था। वह रोज की तरह खेती करने लगा। खेती करते करते वह वहीं कब अस्थिर होकर गिर पड़ा, उसे पता ही नहीं चला। नतीजा, उसके बैल लवारा होकर खेत में दौड़ने लगी। ये जब पास से गुजरते हुए बड़े मालिक ने देखा तो दीनदयाल को खूब फटकारते हुए कहा, कौन सी धुन में हो दीन, सारी फसल खराब कर देती बैल, अभी फिर हर्जाना कौन भरता? बोलो दीन, ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, सो मैं कह देता हूँ अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो खेती से निकाल दिए जाओगे, समझे कि नहीं? उद्धरण। दीनदयाल सब खड़े खड़े मुंह की भांति सुन रहा था। अंत में बस हर बात का जवाब में यही बोलता, जी मालिक। बड़े मालिक के जाते ही अपनी झुग्गी की ओर भागा। वहां जाकर मटकी से पानी निकालकर उसने अपना चेहरा धोया और कहीं एकांत पाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसे खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस वह लगातार चलता जा रहा था। शाम को घर पहुंचा तो चंदा दरवाजे पर खड़ी मिली, ऐसे जैसे उसी की राह तक रही हो। चंदा ने उसे भागते हुए देखा था। उसने दीन से कारण पूछा तो पहले तो वह झिझका, फिर सारा हाल बयां कर दिया। ये सब सुनकर चंदा को गुस्सा आया, लेकिन उसकी हालत देखकर उससे कुछ नहीं कहा और तुरंत जाकर सेवा पानी का इंतजाम किया। आज थकावट के कारण उसे नींद आ गई, लेकिन चेतना अभी भी व्यथित थी। 5 एक हफ्ते बाद आखिर आज वह दिन आ ही गया। हीरा के पैर थर थरा रहे थे। मन में इतना डर बसा था कि परिणाम शब्द सुनकर ही उसका दिमाग चकरा रहा था। उसे ये भान था कि नतीजे कुशल ही होंगे, लेकिन शंका ये थी कि क्या इतने कुशल होंगे कि मुंह मांगा विद्यालय मिल जाए। हर ग्रामीण नवयुवक सरकारी विद्यालय की ओर देखता है विज्ञान लेने की लालसा से। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर से बाहर निकलने की। इतने में उसका सहपाठी मित्र गोपाल हाथ में अखबार लेकर दौड़ते हुए उसकी तरफ आता हुआ दिखा। उसके मुख पर हंसी थी और आंखों में आंसू थे। गोपाल ने उसके पास पहुंचते ही उसे गले से लगा लिया, फिर अखबार उसे दिखाते हुए कहा, मित्र, ये देखो तुम्हारी तस्वीर। अखबार देखते ही उसके होश उड़ गए।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रदेश में वह 86.4% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर है। महाराष्ट्र में उस वक्त ये उतने ही अंक हैं जितने आज सीबीएसई में 99% होते हैं। ऊपर से बेइज्जती अलग से अगर अंक कम रहे तो सबको पता चल जाता है, क्योंकि सभी के नतीजे अखबार में छपते थे। गोपाल इतने में बता ही रहा था कि आस पड़ोस की सारी औरतें और कुछ आदमी और कुछ रिश्तेदार पहुंच गए उसे बधाई देने के लिए। शोर सुनकर चंदा बाहर आई तो पाया उसके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। पास की पड़ोसन मीना आकर चंदा से बोली, बधाई हो, तुहार लाल ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इधर से चंदा हीरा की ओर दौड़ी, उधर से कनक मामा ने हीरा को खुशी से गले लगा लिया और उठाकर हवा में गोल लहरा दिया, जैसे किसी लाडले के होने पर उसे घुमाया जाता है गोल गोल। वही दीन को ये खबर उसके मित्र जयदेव ने दी। वह भी भागकर घर पहुंचा। शाम होते होते लगभग हर इंसान को पता लग गया था कि दीनदयाल के लड़के ने इस बार बाजी मार ली है। कुछ लोगों ने उसे भेंट भी दी तो कुछ ने किताबें प्रदान की। अगले दिन जमींदार बड़े मालिक भी हीरा से मिलने आए। फिर उसके बाद मेयर जी भी पहुंचे शाबाशी देने के लिए। मीडिया वालों ने भी खूब कवरेज दिया। परिवार के हालात के बाद भी उसके पढ़ने के जज्बे को सलाम किया। तकरीबन एक हफ्ते तक यही चलता रहा। अंततः हीरा हो मन में संतोष हुआ। दीन ने भी ठान ली थी कि अब वह कैसे भी करके हीरा को कम से कम 12वीं तो पढ़वा कर ही रहेगा। 2 महीने बाद जुलाई का पहला हफ्ता शुरू हुआ। हीरा का विद्यालय में पहला दिन था। वह अति उत्साहित था, और हो भी क्यों न जो वह उसका सपना पूर्ण हुआ। केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान आहर्ता, ऊपर से आधी फीस माफ। उन्होंने उसका दोनों हाथ से स्वागत किया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। इधर गोपाल के भी 78% के साथ उसी विद्यालय में दाखिला हुआ, लेकिन उसने विज्ञान की जगह आर्ट्स ली। उसकी कोई खास रुचि नहीं थी विज्ञान पढ़ने की, न ही उसके माता पिता इतने अमीर कि वह विज्ञान पढ़ा सके। उसका सपना सिर्फ सरकारी बाबू बनके चैन से जिंदगी बिताने का था। तकरीबन एक हफ्ते हुए होंगे विद्यालय जाते हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। फीस भी इतनी कम थी कि दीनदयाल भर सकते थे, लेकिन आने जाने के खर्चे ने माथे पर शिकन डाल दी। हिसाब लगाने बैठा तो पाया कि तांगे का खर्च प्रतिदिन 10 रुपये है। पहले तो उसने सोचा था कि वह ये रास्ता पैदल ही तय कर लिया करेगा, लेकिन अब गोपाल भी उसके साथ जाता था। अपनी वजह से वह उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था और न ही चाहता था कि मित्रता में कोई दरार आए। गोपाल ने सहपाठी बनकर उसे अपने मित्रता का परिचय दिया था, तो वह भी अपनी इस मित्रता को बरकरार रखना चाहता था। वह ये सब सोच ही रहा था कि गोपाल ने उसे थपकी मारकर कहा खोए हुए हो, किस सोच में डूबे हो इतनी? घर आ गया मेरा, कहो तो सेवा टहल कर ले थोड़ी। हीरा, नहीं, आज मन नहीं है मेरा, फिर कभी, अभी मेरा सिर दर्द कर रहा है। गोपाल, तो फिर तांगे वाले भैया से कह दूं तुम्हें घर तक छोड़ दें। हीरा, नहीं यार, 10 to 15 कदम ही तो दूर है ये से। गोपाल, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वह उतरकर घर की ओर चला और गोपाल अपने घर। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। हीरा अक्सर वहां जाया करता था। जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र मंदिर की दीवारों पर पड़ी। उस पे कुछ श्लोक लिखे थे। उसने एकाएक पढ़ने शुरू किए। पहला था, राम नाम की लूट मची है, जितना चाहे लूट, अंत में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दूसरा, अति ही अंत का परिचायक है। तीसरा, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए वो क्या कर सकता उससे जो उसके पास है, यह महत्वपूर्ण रखता है। ये बात उसे घर कर गई। उसे कुछ बूझा। वह जल्दी से घर जाकर वह से एक सफ़ेद कपड़े पर काले रंग के पेन से लिख दिया, हीरा मास्टर, शाम 5-7, पीपल के पेड़ के नीचे, सभी विषय। शुरुआती दिनों में सिर्फ 3 बच्चे मिले मुंशी जी के, फिर धीरे धीरे 3 से 5 हुए, 5 से 15 और 15 से 30, और जहां हीरा को पैसे सिर्फ जाने के लिए चाहिए थे, वहां अब इतने हो रहे थे कि वह अपने दोनों भाई का खर्चा उठा ले। 2 महीने के भीतर उसने अपनी मां को चांदी का छल्ला बनवा के दिया। आखिर ये सब होता भी क्यों न, वह गांव के शीर्ष बच्चों में से एक था। दीनदयाल अपने बेटे की सफलता से पूर्णतः संतुष्ट हो चुका था। तो अब तक आप सब जान ही चुके होंगे कि दीनदयाल एक मशहूर किसान कैसे बन गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 7 धीर दीनदयाल के दूसरे पुत्र उल्टी गंगा में बह रहे थे। जहां हीरा घंटों पढ़ता था, वहीं धीर 1 घंटे में किताबों के सामने घुटने टेक देते थे। उनका कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसका सोचना था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, अतः तुम कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। उसके हिसाब से अगर दुनियादारी की विद्या अगर इन किताबों में मिलती तो वह इन्हें सबसे पहले पढ़ता।
वह हीरा को अत्यंत भोला समझता था और कभी कभी बेवकूफ़ भी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं। वही आज भी ये पिताजी की तरह उदार हृदय लेकर घूमता है। धीर कुटिल, चालाक, हठी और मौकापरस्त लड़का था। उसका कहना था जैसी दुनिया है वैसा मैं हूँ, मुझसे जो जैसा व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा। फिर उसे दोस्त भी ऐसे ही मिले जो सारा दिन ऐशबाजी करते थे, कभी ताश खेलते तो कभी क्रिकेट तो कभी गिल्ली डंडा, कई कई बार तो वह भोजन करने भी नहीं आता था। लत सारी बुरी और एक से बका एक, हर विद्यालय और पास के कॉलेजों की लड़कियों को अवकाश के समय ताड़ना, यूनिवर्सिटी में अपने नेता का प्रचार प्रसार करना व विपक्षी नेता को डरा धमकाकर बैठा देना या उन्हें कुछ दिन के लिए नज़रबंद कर देना जिससे वह प्रचार ही ना कर सके। तरह तरह की उल्लास विलास की चीज़ें जैसे शराब, अफीम, गांजा व सिगरेट का खुद सेवन करना और दूसरों को भी करवाना। जिस नेता का वह प्रचार करता था वही उसे सब चीज़ें मुहैया करवाता था। जी हाँ, एकदम सही पकड़ा है जनाब, अपने सभी चीज़ें। उसका गांव के लफंडरों बदमाशों की सूची में नाम आता था और दबदबा भी इतनी छोटी सी उम्र में। लोग उसके बारे में दबी आवाज़ में भी कहने से कतराते थे और सामने तो ऐसे बनते थे जैसे सबसे बड़े शागिर्द उसके वही हो। एट संध्या हुई, धीर घर लौटा, हाथ धोकर बैठा ही था कि पिताजी ने उससे पूछ लिया, क्यों रे छोरे तुहार माई क्या कहा तो, टेनवी नहीं करनी तुमने? धीर, नहीं पिताजी, मेरा मन इन किताबों में कभी नहीं लगता है। दीनदयाल, लगे भी क्यों, घर में पैर नहीं टिकते तुम्हारे, पढ़ाई के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हीरा को देखो कितनी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और एक तुम हो लफंदरों की भांति घूमते रहते हो सारा दिन। सब पता है तुम्हारा क्या क्या कांड और कारनामे करते हो। सभी गुंडे बदमाशों से ताल्लुकात है तुम्हारे, किसी दिन पक्का हमारा सिर नीचा करवाओगे समाज में। धीर हंसते हुए कहा कि बात कहाँ ले जाते हो पिताश्री, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो नहीं लगता और मेरे किसी बदमाश से दोस्ती नहीं है, वह तो यूनिवर्सिटी का नेता है और पार्टी का युवा नेता है। उगते हुए सूरज के साथ चलने में ही भलाई है। ये 20वीं सदी है पिताजी, यहाँ हर कोई कभी भी काम दे सकता है। लोगों के साथ वह कैसा भी व्यवहार करे है तो मेरा दोस्त ही और उसने मुझसे कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उद्धरण, दीनदयाल, सुना है उसने विपक्षी नेता को कैद करवाया था। धीर, पता नहीं। दीनदयाल, क्या उसमें तुम्हारा हाथ है? धीर, नहीं। धीर के चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ी, उल्टा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दीनदयाल, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें नहीं पढ़ना? धीर, हाँ पिताश्री, मैं नहीं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दीनदयाल गुस्से में, बिना पाए कैसे काम मिलेगा, बताओ कैसे? कैसे हाथ पीले होंगे तुम्हारे, कौन तुमसे शादी करेगा? समाज में 4 ताने लोग रोज तुम्हें उठते बैठते सुनावेंगे। धीर अब इन प्रश्नों की बौछार से तिलमिला चुका था, सो चिल्लाते हुए बोला, जो होगा देखा जाएगा। अनपढ़ तो आप भी हो, माँ ने की न शादी। मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कर लूंगा नौकरशाही का काम कहीं। दीनदयाल ने गुस्से से तिल मिलाकर उसे तमाचा मारने की कोशिश की, हाथ धीर ने बीच में ही रोक दिया और झटक दिया। मामला गर्म होता देख हीरा, बलबीर और माँ ने बीच बचाव करके मामला शांत कर दिया। धीर को अपनी करनी के लिए माफी मांगने का दबाव बनाया गया तो वह सॉरी बोलकर उठ के चला गया। उसके जाते ही दीनदयाल रोते हुए बोला, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैं तो उसकी भलाई ही चाहता था। एक पिता हमेशा अपने बेटे को अपने से ऊपर देखना चाहता है। 9 समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। 12वीं की परीक्षा में कुछ 3 महीने रह गए हैं। इस बार हीरा पर दुगना दबाव है। दूसरी सफलता पहली से ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि ये सिद्ध करता है कि पहली वाली कोई भाग्य खुलने से नहीं आई है बल्कि मेहनत से है। उसे यह भान हो चला था कि इस बार उसकी साख दांव पर है, सबकी नजरें उस पर है। परीक्षा मार्च में है और दिसंबर शुरू होने में अभी 1 हफ्ता थे। हीरा ने बच्चों से कहा, अगले महीने से मैं आप सबको नहीं पढ़ा सकता। आप सबको पता ही होगा कि मेरी 12वीं की परीक्षा है, मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। रामू, एक छात्र पर परीक्षा तो मार्च में होती है, हमें तो 3 दिन लगते हैं पढ़ने में, आप सर 3 महीने मांग रहे हो। हीरा, रामू बेटा, 12वीं की परीक्षा करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। मिंटू, दूसरा छात्र पर आप हमें ऐसे छोड़ देंगे तो हमें कौन पढ़ाएगा सर, हमारे भी तो पेपर है, हमारे माता पिता हमें बहुत मार मारेंगे अगर अंक कम आए तो। हीरा, बेटा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अगर कोई दिक्कत आई तो पढ़ने में तो आ जाना मुझसे पूछने। पाठ्यक्रम तो वैसे भी मैंने पूरा पढ़ा दिया, एक आधा बचता होगा वह मैं पढ़ा दूंगा इस हफ्ते के अंदर तक। सभी बच्चों ने हीरा से विदा लिया। ये बात कुछ पेरेंट्स को बहुत बुरी लगी, वह अगले दिन सीधा धमक पड़े, किसी ने गुस्से से पैसे मांगे।
किसी ने रोष जताया, किसी ने धमकाया कि अगर बच्चे का रिजल्ट खराब आया तो वह नहीं छोड़ेंगे। किसी ने उसे स्वार्थी कहा तो किसी ने उसे ये तक कह दिया कि दूसरे के भविष्य से खेलकर तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। न जाने कितनों ने धिक्कारा और कितनों ने लानते दी। हीरा ने सबको शांतचित्त से समझाया। अंत में सब थक हार कर लौट आए। 10 हीरा ने दिसंबर चालू होते ही दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। वह घंटों घंटों भर किताबों में ही घुसा रहता था। न उसे दिन का ज्ञात न उसे रात का भान, वह तो सिर्फ पढ़ता रहता था। पिछले 10 वर्ष के पेपर उसने कम से कम 5 बार कर डाले। दिसंबर, जनवरी इन्हीं सब में बीत गई। फरवरी की शुरुआत हुई। CODOSO और NODOAO के फॉर्म निकले। गोपाल ने जैसे ही यह सुना उसने फॉर्म भर दिया। भागा भागा वह हीरा के पास गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। हीरा भोजन करके ही उठा था। इतने में उसे बाहर से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह घर से बाहर आया। गोपाल, तुम कहाँ हो? 2 महीनों से न खोज है न खबर, एकदम भूल गए हो ऐसा लगता है। उद्धरण। हीरा, नहीं ऐसा नहीं है। गोपाल, मेरे मित्र, मैं इस बार यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मेरे अंक फिर से अव्वल आए। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता इसी डर से। ये पहले की तरह नहीं है। इस बार साख दांव पर है, हम सबकी, मेरी, परिवार की, गांव की। एक बार आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो लोगों को आपसे अनेक आशाएं होती है, बस उन्हीं पर खरा उतरने की कोशिश है। गोपाल, ओहो, तुम कितना सोचते हो यार। ये देखो, फॉर्म है C0D0S0 और N0D0A0 का। सेना में भर्ती हो जाओ। इससे बड़ी गर्व की बात भला क्या होगी। मेरा तो बचपन से ही सरकारी कर्मचारी बनने का शौक था। कम मेहनत और ऐश की जिंदगी जियो, पर सेना में होने का अपना अलग ही रुतबा होता है। लोग ताल ठोकते हैं, सलाम करते हैं, इज्जत होती है। हीरा, चलो देखते हैं। हीरा ने दोनों पेपर गोपाल के हाथ से ले लिए और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगा, फिर उन्हें आधे घंटे में भर के दे दिया। गोपाल फॉर्म पढ़ते हुए, ये क्या? N0D0A0 में लैब असिस्टेंट और C0D0A0 में मेडिकल असिस्टेंट। मुख्य सेना में भर्ती होने से डर लगता है क्या गुरुजी? ये कहकर गोपाल ठहाके लगाने लगा। हीरा, नहीं यार, मैंने विज्ञान लिया था, मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब मैं मेडिकल असिस्टेंट बन जाऊं तो। भला घायल सैनिक का उपचार करने से ज्यादा सुकून किसमें मिलेगा? लैब असिस्टेंट ऐसे ही भर दी, विज्ञान स्नातक होना जरूरी था इसमें। देश के लिए काम भी और स्व शांति भी। गोपाल, अच्छा चलो बढ़िया है। मैं चला ये डाकघर डालने। अगर कोई और आएगी हमारे लायक तो फिर बता दूंगा। हीरा, हाँ मित्र जरूर। बाद में 3 और निकले, SOSOCO, कांस्टेबल और F0 कैट 0। गोपाल ने तीनों भर दिए पर हीरा ने सिर्फ F0 कैट 0 ही भरा, वो भी फिर से मेडिकल असिस्टेंट। 11 मार्च 1 सोमवार। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब परीक्षाएं शुरू हुई बोर्ड की। हीरा ने मन लगाकर पेपर दिए, दिन रात एक कर दी पढ़ाई में। परीक्षाएं जब समाप्त हुई तो सरकारी नौकरी की परीक्षाएं शुरू हुई। पहला F0 कैट 0 का हुआ। हीरा को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसने जितना सोचा था ये उसे कई ज्यादा कठिन निकला। टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। गणित जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, आधे से ज्यादा छूट गया। वो समझ गया था कि वह पेपर तो हाथ से निकल गया। मन उदास हुआ लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। फिर आया NODOAO, इसमें सबसे पहले गणित ही किया, फिर बाकी का बचा हुआ, लेकिन यहाँ सामान्य ज्ञान में मात खा गया। बाकी रही सही कसर अंग्रेजी ने पूर्ण कर दी। ये भी गया कचरे में। अब हीरा सकते में आ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ। इस बार उसने अंग्रेजी के लिए पास के गांव एक साइबर कैफे था, वहां जाकर तैयारी शुरू की। सामान्य ज्ञान के लिए पेपर मंगवा लिए और जुट गया अपनी खामियों को पूरा करने में। ये वाला सबसे अच्छा होने पर उसने राहत महसूस की। इधर गोपाल ने एकाएक सारे पेपर दिए, 2 बेकार, बाकी सब सही गए। 16 मई। इस बार गोपाल से ज्यादा हीरा उत्सुक था अंक जानने के लिए। सुबह के करीब 5:30 बज रहे होंगे। हीरा ने दीनदयाल की साइकिल उठाई और चल पड़ा प्रिंटिंग हाउस की तरफ। 6 बजे तक वह वहां पहुंच गया। जाके तुरंत उसने स्टॉल से एक अखबार खरीदा। इधर दीनदयाल सुबह खेती की ओर निकला तो देखा कि उसकी साइकिल गायब है। फिर उसने चंदा से पूछा, अरे चंदा, मेरी साइकिल किधर है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? चंदा, नहीं रे बलबीर के बापू हीरा लेकर गया होगा, उसके नतीजे आने वाले थे ना 12वीं के। इधर हीरा ने अखबार देखा तो उसके होश उड़ गए। पहले 10 बच्चों की सूची में उसका नाम भी नहीं था।
मन उदास हो गया। फिर आगे के पेज खंगाले तो खुद को प्रदेश की 18वीं रैंक के साथ 82.38% और नासिक की चौथी रैंक पर पाया। दिल टूट गया और नयन से अश्रुधारा बह निकली। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माँ बाप को कैसे मुख दिखाएगा। पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, सब निराश होंगे कि साथ चली गई। ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था, इसलिए उसका मन नहीं हो रहा था कि वह गांव जाए। पूरे 1 घंटे उसने वही बिता दिए बैठे बैठे। इतने में गोपाल आता दिखा। उसको आता देख हीरा ने अपने आंसू पोंछ लिए अपने। गोपाल, ये मुख लटका के क्यों बैठे हो, कैसा रहा भाई? हीरा ने उसे अखबार थमा दिया। उसने देखा तो वो भी हैरान रह गया, लेकिन हौसला बढ़ाते हुए अपने अंक देखने लगा। अपने अंक देखा तो चकरा गया। 75% की उम्मीद रखी थी उसने और यहाँ तो 70 भी पूरे नहीं हुए। 68.65% था कुलयोग। उसकी हालत देख हीरा उठा। अब वह उसे संभालने लगा। शायद यही सच्ची मित्रता होती है, अपने दर्द को भूलकर अपने साथी की मदद करना। दोनों फिर किसी तरह गांव पहुंचे। हीरा को आता देख चंदा ने पूछा, क्या हुआ? हीरा, ठीक ही है माँ, ज्यादा अच्छे नहीं आए। उम्मीद से भी नीचे। कहाँ प्रदेश में मैं द्वितीय था और कहाँ अब मैं जिले में चतुर्थी पर हूँ। सिंगल कोट। हीरा ने चंदा के हाथ में अखबार थमा दिया और घर के अंदर जाने लगा। उसे शर्म महसूस हो रही थी किसी से नजरें मिलाने तक में। चंदा, इतने बुरे भी नहीं है जितने तुम जता रहे हो। विद्यालय में तो प्रथम आए होगे ना? हीरा, हाँ माता। चंदा, तो फिर मुझे तो आज भी तुम पर नाज है बेटा। तुम कुलदीपक हो हमारे वंश के। हमारे परिवार में कोई इतना गंभीर और बुद्धिमान नहीं हुआ आज तक। हीरा, पर विश्वास वो तो टूट गया ना, सबका सबकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। सिंगल कोट। चंदा, ओहो, इतना नहीं सोचते मेरे लाल गोपाल। हीरा, सोचना तो पड़ता ही है माता। चंदा बात को बदलते हुए, आगे का फिर क्या सोच रखा है? हीरा, 3 सरकारी परीक्षाएं दी थी, अगर हो गया चयन तो सही है, वरन जुलाई से बच्चों को पाना शुरू कर दूंगा। OABOSOCO कर लूंगा डिस्टेंस से, साथ ही तैयारी भी चलती रहेगी सरकारी नौकरी की। चंदा, चलो ठीक है, अब से कोई बात नहीं होगी इस बारे में। तुम बताओ आज क्या बनाओ खाने में, मैं खीर या सेवैया? एक माँ को हमेशा अपने बच्चे को खुश रखना आता है। हीरा तुरंत खुशी से, सेवैया। चंदा पैसे थमाते हुए, जा ले आ सेव फिर चंदू की दुकान से। चंदू की दुकान पर पहुंचकर हीरा ने बोला, काका जरा सेव देना 200 ग्राम। चंदू, क्या बात है हीरा, कुछ खास है क्या घर में? सुना है आज 12वीं के नतीजे आए हैं, आग लगा दी इस बार भी क्या? चंदू जानता था कि हीरा के घर में ये सब बहुत खुशी के मौके पर ही बनाया जाता है। हीरा, नहीं ठीक ही रहा काका, जिले में 4 और प्रदेश में 18वीं। सिंगल कोट। चंदू नाक सिकोड़कर, कोई नहीं यार, हम तो 4 शब्द पढ़कर भी सो जाते थे, तुम तो फिर भी घंटों पढ़ते थे। बोलते हुए सेव हीरा को पकड़ा दी। रास्ते भर में पड़ोस के लोग जहां तहां उससे मिलते तो उसके नतीजे के बारे में पूछते। मजे की बात तो यह थी कि जिनके बच्चे कभी 50% से ज्यादा नहीं ला पाते थे, वे लोग भी नाक मुंह सिकोड़कर उसके बारे में उल्टे सीधे कयास लगा रहे थे। किसी ने कहा, लगता है शहर की हवा लग गई हीरा को, तो किसी ने ये कहा लड़की का चक्कर है, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया अपने छोटे भाई के नक्शे कदम पर है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, जो ना भी हो वो भी बना दिया जाए। हीरा ने घर पहुंचकर सेव माँ को दे दी और खाट पर लेटकर सो गया। 4 दिन बाद अब सरकारी परीक्षाओं के नतीजे आने चालू हुए। सबसे पहले NODOAO के नतीजे आए। न गोपाल के हाथ कुछ लगा और ना ही हीरा के। पहला बंदा 9 अंकों से रह गया तो दूसरा 16 अंकों से। जो लोग दबी आवाजों में बोल रहे थे हीरा के बारे में, अब वह आवाजें प्रबल हो गई। ये देखकर धीर को गुस्सा आता था, फिर क्या, एक आध में बजवा दिए लट जम के। ये बात हीरा को जब पता चली तो उसने धीर को लताड़ दिया। तनाव बढ़ने लगा था दिन प्रतिदिन। फिर आए F0 कैट 0 के नतीजे, इस बार भी वही हाल रहा। हीरा पर और तनाव बढ़ गया, मानो प्रेशर कुकर की सीटी हो जो कभी भी बजने को तैयार हो। उसने तो फॉर्म ऐसे ही भर दिए थे और यहाँ बात बनने लग गई। सारी कमाई हुई इज्जत उसे जाती हुई सी लगी। अब वह सोच रहा था कि उसने क्यों भर दिए फॉर्म, और अगर भरे भी तो बाकियों के क्यों नहीं भरे, क्या वजह रही। अपने भाग्य को उसने कोसना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद गोपाल का प्रथम चरण निकल गया SOSOCO का, अब उसे दूसरे चरण की तैयारी करनी थी। हीरा गोपाल से तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वह अपने भाग्य पर जल भून गया। उसका अंतर्मन दुख की दरिया में गोते खा रहा था। उसे ज्यादा दिन ऐसा नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि 3 दिन बाद ही CODOSO के नतीजे आए।
इस बार उसकी मेहनत रंग लाई, देखा तो पाया कि जरूरत से 34 अंक ज्यादा थे। 100 जनरल सीटों पर चयन था जिसमें उसने 62वां स्थान प्राप्त किया था। मन को सुकून मिला और खुशी चौगुनी कि अब वह फौजी भाइयों की सेहत का ख्याल रखने वाला बन गया। सारे गांव भर में फिर से खुशनुमा वातावरण हो गया और यह गर्व की बात हो गई थी कि गांव का एक बंदा सेना में भर्ती हुआ है। बहुत बच्चों ने हीरा को कहा कि हम आपकी तरह फौज में जाएंगे। ये सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई कि अब वह बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गोपाल का इस बार भी नहीं आया, लेकिन उसे कोई खास चिंता नहीं हुई क्योंकि उसका एसओएसओसीओ पहले ही निकल गया था। एक हफ्ते बाद आया महाराष्ट्र पुलिस परीक्षा के नतीजे। गोपाल ने ये पेपर भी निकाल लिया। गोपाल का खुशी से ठिकाना नहीं रहा। अगले हफ्ते फिजिकल ट्रेनिंग में बुलाया गया, उसने ये भी पास कर लिया। अब उसने भी ठान ली कि पुलिस ही बनना है, अब उससे और मेहनत नहीं होगी आगे। इधर हीरा को लेह की थल सेना में भेजा गया। दोनों दोस्त खुशी खुशी देश सेवा में जुट गए। 2 साल बाद हीरा बस साल भर में एक ही बार आ पाता था, या तो होली या फिर दिवाली। माता पिता को उसकी कमी खलती थी कि वह उनकी आंखों के सामने नहीं है। फिर भी मन की शांति होती थी कि उनका एक बेटा तो अच्छा निकल गया जिस पर पूरे गांव को नाज था। इधर बलबीर भी पढ़ने लगा, मेधावी था पर हीरा की तरह नहीं। उसको बस 12वीं के बाद एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। ये स्वप्न उसने अपनी आंखों में बसा लिया कि आर्ट्स के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी। इधर धीर के नेताजी पिछले साल ही चुनाव हार गए। धीरे धीरे धीर के जीवन की काया पलट होना शुरू हो गई थी। नेताजी अब इतने मिलनसार नहीं रहे। पौव चला गया तो दवा दारू थम सा गया, उनकी महफिलें नहीं लगती थी, अब लोग भी कटने लगे थे उनसे। कुछ ने नौकरी कर ली, कितनों ने छोटे मोटे काम पकड़ लिए, कितने दोस्तों ने धंधे खोल लिए अपने। गिन के बस 4-5 लोग ही बचे उसके साथ। अब धीर तो चिंता होने लगी क्योंकि उसका रुतबा नीचे गिरने लगा था। लोगों पर उसकी पकड़ छूटने लगी थी। उसकी जो कल तक उसके सामने नतमस्तक थे, आज वह उसके सामने ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उसे जानते ही ना हो। उसकी बुरी लत अब उसे परेशान करने लगी थी। उसका शरीर शराब मांगता था, हाथ पैर थर थरा कर कांपने लगते थे। बार रेस्टोरेंट में जाने का मन होता था पर पैसे नहीं होते थे। धीरे धीरे वह अपनी लत के कारण उधारी के दलदल में धंसता चला गया। कोई काम देने को तैयार नहीं होता था। उधारी बढ़कर 2000 तक पहुंच गई, जो इस समय के हिसाब से लगभग 8000 के बराबर होगी। जो जहां पाता था धीर और उसकी टोली से पैसे मांगने लगता था। धीर, वीर, चेतन, दिनेश चारों इसी चिंता में डूबे रहे थे। वीर, समझ नहीं आता क्या करे। उद्धरण, चेतन, यार पैसे ना हो गए, बवाल हो गए। दिनेश, हाँ भाई, कोई मदिरा देने को राजी नहीं होके देता। धीर, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा भाइयों, सोचो सोचो। दिनेश, यार सबके घर पे कितने होंगे? मेरे पे 150। चेतन, 200 रुपए। धीर, अरे पागल हो क्या, सारे के सारे एक साथ चोरी होगी सबके घर में तो शक हो जाएगा और शक की सुई हम पर आके रुकेगी सीधा। वीर, तो करे क्या? दिनेश, एक आइडिया। चेतन, तो बताओ बे जल्दी से। दिनेश, देखो हमारे माँ बापू मौसी जी के बिटवन की शादी में जा रहे हैं परसों, तो हमार घर खाली रहेगा 2-3 दिन। क्यों न धीर के इन्या से 6-7 बोरी गेहूं की उठा लेते हैं, 1700 तक का जुगाड़ हो जाएगा। बाकी मैं अपने लगा दूंगा। माँ बाप जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए कुछ तो दे के जाएंगे। दिनेश बोल ही रहा था कि धीर ने एक तमाचा रसीद कर दिया। धीर, ऐसा कभी सोचना भी मत आगे से। दिनेश, अमा यार मार क्यों रहे हो? हम में से किसी के पास माल है क्या बताओ? हमार बापू डा क्या, वीर के बापू मजदूर, चेतन के बापू मेहतर। कहाँ से होगा जुगाड़? सभी, हाँ भैया, कहाँ से होगा जुगाड़? अंत में धीर ने हार मान ली। धीर, अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। 2 दिन बाद रात के 1 बज रहे थे। धीर चुपके से उठा और दबे पांव बाहर आया। उसने अपने घर का किवाड़ खोला। किवाड़ खोलते ही तीनों सामने दिखाई दिए। उन्हें हाथों से इशारा देकर अंदर बुलाया और जहां बोरी भर के गेहूं थे वह रास्ता दिखा दिया। तीनों गए वहां से 2-2 बोरी उठाकर चलते बने। किवाड़ बंद कर धीर अपने खाट की ओर जाने लगा। रास्ते में दीनदयाल की खाट थी। सिरहाने में पानी से भरा जग रखा हुआ था। अनचित्ते में वह धीर के पैर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि वह गिरा नहीं और पानी से लबालब भरे होने के कारण उससे ज्यादा आवाज भी नहीं हुई। दीनदयाल गहरी नींद में था, हल्की सी आवाज हुई तो बस करवट बदला और सोता रहा घोड़े बेचकर।
इधर तीनों ने बोरियां ले जाकर दिनेश के घर में रख दी और अपने अपने घर को चल दिए। सुबह जैसे ही मंडी खुली तीनों ने जाकर गेहूं बेच दिए। 6 बोरी के कुल मिलाकर 1920 रुपए मिले। यह उनकी सोच से ज्यादा थे। पैसे पाकर तीनों खुश हुए। इधर रोज की तरह धीर सुबह 10 बजे बिना खाए पिए ही निकल गया। उसने अपनी हरकतों से बिल्कुल भी नहीं महसूस होने दिया कि कुछ हुआ है। निकलते ही उन तीनों लफंदरों को खोजना शुरू किया उसने। वह नुक्कड़ होते हुए सीधा दिनेश के घर पे जा पहुंचा। वहां तीनों मजे से बीड़ी फूंक रहे थे। जाते ही उसने तीनों में थप्पड़ रसीद किए और पैसे ले लिए। चेतन, आप क्यों मारा? धीर, पैसे क्या अब्बा भरेगी? ये बीड़ी फूंक रहे हो कंजरों, चुराए हुए पैसों की। फिर धीर ने दिनेश से पैसे लेकर बार मालिक को 2000 रुपए दे दिए। फिर धीर ने कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, अपनी दोस्ती बस यहीं तक। 16 दोपहर में दीनदयाल खाना खाने आया। झुग्गी में घुसते के साथ ही उसका ध्यान बोरियों के ढेर पर गया। उसे कुछ कम लगी, गिनकर देखी तो डर के मारे उसने चंदा को तेजी से पुकारना शुरू किया। दीनदयाल, चंदा, चंदा, अरे चंदा, चंदा, अरे आइए। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों एक सुर में चिल्लाते हो? दीनदयाल कपकपाती आवाज में, चंदा, हमारे घर से गेहूं की बोरियां चोरी हो गई है। चंदा अचंभे में, क्या? दीनदयाल, हाँ चंदा, ये देखो यहाँ 27 बोरियां थी, अब 21 है। चंदा, 21 ही होंगी, आपसे गिनने में भूल हुई होगी, भला घर के अंदर से सामान कैसे चोरी हो सकता है? दीनदयाल रुआसा होकर, पता नहीं चंदा, पता नहीं। अब मैं छोटे मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? चंदा, कह देना कम पैदावार हुई है। दीनदयाल, पर गांव में अच्छी वर्षा हुई है, सबकी अच्छी फसल हुई है। हमारी कम होगी तो उन्हें शक हो जाएगा, फिर चोरी का इल्जाम भी आ जाएगा हमारे सिर। चंदा, मैं नहीं जानती, मेरा मन तो अभी भी यही कह रहा है कि ना बताओ तुम उन्हें। दीनदयाल, अरे तुम नहीं जानत हो, बड़े मालिक को वो कैसे न कैसे करके पता लगा ही लेंगे। चंदा, जाओ बताओ, फिर सच्चाई के देवता बने हो तो पता नहीं कब दुनियादारी सीखोगे, रहो अनभिज्ञ। दीनदयाल सब कुछ अनसुना करके बिना खाए पिए निकल गया बड़े मालिक को बताने। 17 दीनदयाल छोटे मालिक से मिलने उनकी हवेली में गए। हवेली 1000 गज बड़ी थी, उसमें बगीचे, बगान, पूल और सब भोग विलास की चीजों से सुसज्जित थी। गेट पर चौकीदार से पूछकर अंदर गया। जब घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पाया बड़े मालिक किसानों से बातें कर रहे थे। छोटे मालिक ने दीन को देखते ही बोला, अरे दीन, तुम यहाँ? दीनदयाल, मालिक आपसे कुछ बात करनी थी। बड़े मालिक, हाँ तो वहाँ नीचे जाके बैठ जाओ जहाँ और किसान बैठे हैं, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। बड़े मालिक एक सोफे पर महाराजा की तरह बैठे थे और सारे किसान जमीन पर बिछे कालीन पर। दीन का आखिरी नंबर था। एक एक करके किसान उनके पास जाते, अपनी फरियाद सुनाते और राय मशवरा लेकर चले जाते। तकरीबन 1 से 1 घंटे के बाद उसको बुलाया गया। बड़े मालिक, बोलो दीन, ऐसी क्या आन पड़ी कि तुम यहाँ आए? दीनदयाल कांपते हुए, मालिक, माँ, मेरे घर से 6 बोरी गेहूं चोरी हो गया काल रात, पता नहीं कैसे। बड़े मालिक, पता नहीं कैसे? तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे होगा? घर में ही रहते हो ना, तो फिर कैसे? धरती निगल गई या आसमान उड़ा ले गया? जाओ खोजो, देखो घर का कोई न हो। दीनदयाल, पता नहीं साहब। बड़े मालिक, कल सुबह पंचायत बैठेगी, हाजिर हो जाना। दीनदयाल, दया साहब, दया। बड़े मालिक, कहा न हाजिर होना है तो होना है। 18 आज धीर का मन नहीं लग रहा था। उसने ठान ली थी कि वह अपने आप को बदलेगा, लेकिन वो डर भी रहा था कि फिर से अपनी लत के आगे वह घुटने न टेक दे। किसी ने सही कहा है कि अंतर्मन की लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। उसने सोच रखा था कि कल से वह काम खोजेगा। ये सोचते सोचते वह घर पहुंचा। इधर दीनदयाल खाट पर लेटा लेटा व्यथित हो रहा था। इतने में उसने धीर को आते हुए देखा। दीनदयाल, धीर, धीर। हाँ दीनदयाल, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से बोरियां उठ गई रात में? धीर, क्या? मगर कब और कैसे? दीनदयाल, 6 बोरियां गायब है, कहीं इसके पीछे तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है? धीर, नहीं पिताजी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? दीनदयाल चीखते हुए, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। चोर अगर आते भी दीवार फांदकर तो लौटकर वह दरवाजा बंद करके कैसे जाते? इतना समय होता है क्या किसी पर कि गेट बंद करे फिर दोबारा से फांद कर जाए? धीर, क्या बात करते हो बापू, ये तो चोर को ही पता होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं भला अकेला 6 बोरियां कैसे उठा सकता हूँ? ये कैसे मुमकिन है? चंदा,
6 तू छोड़ा एह दुई भी उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। तोहार बिटवन सब सुकुमार है। तोहार तरी नाही की दुई दुई उठाए ले ही। दीनदयाल मन में सोचा कि ये बात भी सही है। आखिर 6 बोरी एक बंदा कैसे उठा सकता है। फिर भी वह बोला, देखो काल पंचायत बैठेगी, फैसला होगा, अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है तो तुम मुझे अभी भी बता सकता हो। धीर, क्या पंच? दीनदयाल, बड़े मालिक ने कल पंचायत बुलाई है। धीर, सत्यानाश हो ऐसे मालिक का। चंदा, मैं तो इनसे कह ही रही थी कि न बताते ये बात उन्हें, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है। धीर, क्या बापू, तुम्हारे हरिश्चंद्र बनने के कारण लंका न लग जाए हम सबकी। दीनदयाल तो क्या जवाब देता उनको बाद में, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में, जो होगा कल देखा जाएगा। 19 सुबह पंचायत और कुछ गांव वाले एकत्रित हुए। पंचों ने दीनदयाल को सारी बात विस्तार से बताने को कही। दीनदयाल ने सारी आप बीती कह सुनाई। पंचों ने बड़े मालिक से फिर पूछा तो उसने बोला, ये मेरे पास दोपहर में आया था, इसने यही सब मुझे भी बताया, पर मैं कच्चे खेत की मूली नहीं हूँ कि जो ये बोले वो मैं मान लूँ। भला आप ही बताओ पंच साहब, ये कैसे मुमकिन है कि कोई चोर दीवार फांद कर आए और 6 बोरियां लेकर चलता बने। बोरी लेकर कोई दीवार नहीं फांद सकता, इसके लिए किवाड़ खोलना पड़े से पंच साहब, और खोलने के बाद चोर को क्यों इतनी फिक्र होने लगी कि वह दूसरों के घर का दरवाजा बंद करके जाए। इस पर धीर बोला, जरूरी नहीं कि ये एक बंदे का काम हो, कई बंदे हो सकते हैं, भला एक इंसान इतनी बोरी कैसे उठा सकता है। इस पर पंचों ने भी सहमति जताई। फिर धीर ने कहा, क्या पता चोर ने चोरी न पकड़ी जाए जल्दी से, इसलिए ऐसा किया हो। बड़े मालिक, अच्छा, क्या पता तुमने ही यह सब करवाया हो, छवि तो कुछ खास सही नहीं है गांव में तुम्हारी। धीर ने गुस्से से बोला, क्या तथ्य है तुम्हारे पास? सिंगल कोट। एक पंच ने उठकर बोला, शांत हो जाओ, ऐसे मामला नहीं सुलझेगा। बड़े मालिक इतने भर में बिदक गए और बोला, अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। मामला बिगड़ता देख पंचों ने कहा, गांव में न आज तक पुलिस आई है, न कभी आएगी, न कभी कोर्ट कोई गया है और न ही कभी जाएगा, पंचों के फैसला ही आखिरी होगा। फिर आगे उन्होंने कहा, माना कि धीर सही कह रहा है और बड़े मालिक भी सही है, लेकिन चोरी हुई तो तुम्हारे ही घर से है, और करीब से देखा जाए तो घर में चोर को सिर्फ चोरी करने को बोरियां ही मिली गेहूं की, और उन्हें कैसे पता लगा कि उसी जगह गेहूं है, ऊपर से तुम्हारे घर का किवाड़ भी बंद था। चोरी अपराध है और अपने मालिक से चोरी करना और भी जघन्य अपराध है। इसकी सजा ये है कि तुम गांव छोड़कर निकल जाओ, हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं। धीर ने ताली बजानी शुरू कर दी और हंसते हुए बोला, आप सबसे यही उम्मीद की जा सकती है, मुझे तो पहले से यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा जब आपने धोबन की लड़की की इज्जत से खेलने वाले युवक को सजा के तौर पर उससे शादी करने का फरमान सुनाया था। मतलब जो चोरी करे खजाना घर का, उसी को सुपुर्द कर दो हैं। वाह पंचो वाह। एक पंच गुस्से में बोला, अपने बेटे को समझा लो दीनदयाल, वरना अभी धक्के मारकर गांव से निकाल दिया जाएगा। धीर और चंदा इसका विरोध करने लगे तो दीनदयाल ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, पंचों का फैसला सर आंखों पर, और वहां से चल दिया। 20 अगले दिन। उन दिनों P0C0 होते थे और लोगों की लंबी कतारें लगती थी फोन करने के लिए। बलबीर ने हीरा को फोन कर सब हाल कह सुनाया। हीरा को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने हेड ऑफिसर से अवकाश की मांग की, 5 दिन का समय दिया गया। वह सरपट सामान लेकर अफली ही ट्रेन से रवाना हो गया। पूरा 1 दिन का सफर करके अपने ग्राम पहुंचा। वहां पहुंचते ही अपने माँ पिता से मिला और खूब फूट फूट कर रोया। माता पिता ने भी सारी आप बीती कह डाली। हीरा के घर में कुछ 10-15 मिनट ही विश्राम किया और निकल गया। घर से निकलते वक्त माँ को सिर्फ इतना बताया कि वह गोपाल से मिलते जा रहा है। गोपाल को भी जब ये पता चला कि हीरा गांव में है तो उससे मिलने के लिए चल पड़ा। दोनों की मुलाकात रास्ते में हुई। हीरा गले मिलते हुए, अरे गोपाल, कैसे हो तुम? गोपाल, हम तो मौज में ही है, तुम बताओ। हीरा मुंह लटका के, कब बताई हम हमार? गोपाल, मत बताओ, हमें पता है। सिंगल कोट। हीरा, अच्छा एक बात पूछे? गोपाल, हाँ पूछो। हीरा, ये किसका काम हो सकता है? गोपाल, भाई, जहाँ तक हमार नजर पड़ी है हमें लगता है कि ये काम तुम्हारे भाई धीर का है, पर ससुर का नाती पंच लोगन गांव में पुलिसिया कार्रवाई ही न करने देते हैं, वरना इसकी पुष्टि हम सबसे पहले करते। हीरा, अगर ये धीर का काम होगा तो उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर चलो यार, हमें कोई जगह दिलवाओ रहने को, या अब मिले को नहीं। गोपाल, एक जगह है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर ग्राम कोपर गांव में। वहाँ खूब प्लाट काट काट कर बेचे जा रहे हैं। उस पे जो करना चाहो कर लो, चाहे खेती,
चाहे मकान या चाहे फिर दुकान, अमू वही लिए रहे एक। हीरा, ये वही शिरडी के पास वाला गांव है। गोपाल, हाँ रे वहीं पर है, चलो अब मिल लो बिल्डर से। बिल्डर से मिलकर बात हुई और हीरा ने 2 लाख में 200 गज जमीन खरीदी, बनाने का प्लांट नक्शा का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 1 महीने का, और पास में ही एक किराए का घर ले लिया 600 रुपये महीने में। उसकी सारी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। रात में घर पहुंचा और यह खबर अपनी माँ को सुनाई और घर के दस्तावेज पेपर माँ के सामने रख दिए। माँ के नयनों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? हीरा, मैंने अपनी जमा पूंजी लगाई है इसमें। चंदा, तुमने मेरा कहा नहीं माना, वो पैसा तुम्हारी शादी के लिए था। हीरा, तो दुल्हन कौन सा अभी आ रही है, इतने में फिर से कमा लूंगा 2 साल में। अभी तो सिर्फ 20 का ही हूँ, कौन सा 28-30 का हो गया कि उम्र निकली जा रही हो। चंदा, कहाँ है ये? हीरा, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर ग्राम कोपरगांव में। 200 गज जमीन और पेपर पर अंगूठी के निशान लगाओ। चंदा, क्या लिखा है इन पेपरों में? हीरा, यही कि ये मकान आपके नाम पर आवंटित होगा और मैं पैसे भर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ खरीदार हूँगा इस मकान का। चंदा का हृदय करुणा और प्रेम से गदगद हो गया। उसने कहा, मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मेरी दुआ है कि सबको तुमसा पुत्र मिले जो कुल का नाम रोशन करे। उद्धरण। हीरा ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, वह इसे अपना कर्तव्य समझता था। हीरा ने जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ चंदा ने अंगूठे के निशान लगा दिए। जब ये बात दीनदयाल को पता लगी, उसे खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इस बात की कि उनका पुत्र इतना काबिल है कि घर खरीद सकता है, और दुख इस बात का कि उसे अब अपने बेटा के बनाए घर पे रहना होगा। अपने बेटे पर आश्रित होना उसके स्वाभिमान पर चोट थी। पहले तो वह बड़बड़ाया कि हीरा के बनाए घर में नहीं रहेगा, लेकिन सबकी बातों के आगे उसे घुटने टेकने पड़े। 21 सुबह हुई, सब निकलने लगे अपने घर से दीनदयाल और उसके परिवार वालों को देखने के लिए। दीनदयाल, हीरा, बलबीर, धीर और चंदा सभी के मित्रों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी भेंट की। वह ग्राम से निकले ही थे कि रास्ते में बड़े मालिक मिल गए। अपनी जीप से रास्ते में रोककर उन्होंने कहा, हिसाब पूरा नहीं हुए वो खोली तो मेरे खेत की ही जमीन थी, ये साइकिल मुझे दे दो, इसे बेचकर मैं आधा नुकसान तो चुकता कर लूँ कम से कम। ये सुनकर धीर को गुस्सा आया। उसने कहा, अब ये गांव हमारा नहीं है, ये जमींदारी अपने गांव वालों को दिखाओ, चलो हटो रास्ते से। बड़े मालिक, अच्छा ये मजाल तुम्हारी, लड़को जरा साइकिल लेना इनसे। जीप से 5 मुस्टंडे लठ लेकर उतरे। दीन ने कहा, ले लो, वैसे भी खराब ही होगी, नहीं खरीद लूंगा। बड़े मालिक, चलो रे लड़को। और फिर चालक ने गाड़ी बढ़ा ली और धूल उड़ाते हुए वहां से चले गए। फिर हीरा ने जाकर तानगा मंगवाया जो उन्हें हाईवे तक लेकर गया, और वहां से उन्होंने बस लेकर 3 घंटे में सीधा कोपरगांव पहुंचे। वहां बिल्डर ने उन्हें किराए वाला घर दिखा दिया। सभी ने वहां शुरू किया। हीरा ने अगले दिन सबसे विदा ली और चल पड़ा। बलबीर का दाखिला पास ही के एक कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। दीनदयाल का मन घर में नहीं लगता था। वह बाहर जाके उद्यान में बैठ गया। अंदर उसका दम घुटा जाता था। वह घंटों पार्क में जाकर बैठता था। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। हमेशा मौन रहता था, किसी से कुछ लगाव नहीं रखना। उसका अंतर्मन खोखला होने लगा था। कभी खुद से सवाल करता कि ऐसा क्यों हुआ, कभी खुदा को कोसता कि ऐसा कि उसने क्या गलती की जो उसे ये सजा मिली, तो कभी गुस्से में ये कह देता कि खुदा है कि नहीं। एक सत्य, शील और कर्मनिष्ठा ही तो उसके जीने का सहारा थी, जिस पर उसे इतना ताव था, जिसके कारण लोग उसे इतना मानते थे। उसे लगने लगा कि उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, कुल का नाम मिट्टी में मिल गया। ये विचार उसे दीमक की तरह खाने लगे। वह पल पल कमजोर होने लगा। उसे गहन अवसाद ने घेर लिया। चंदा ने उसे लाखों तरीकों से उसे मनाने की कोशिश की, पर उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। वह खाता पीता और अखबार बेचने के बाद दिन भर पार्क में पड़ा रहता। शायद ये दीनदयाल के अंत का पहला झोंका था। 22 धीर यह सब देख रहा था। पिछले 3 महीनों से उसे ये सब देखकर अफसोस हो रहा था। वह अपने आप को बदलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हाल ही में उसे पेट्रोल पंप पे काम करने का अवसर मिला। उसने काम करना शुरू किया। वाक्पटुता और मेल जोल में तेज धीर ने जल्दी ही वहां सिक्का जमा लिया। लगभग सभी उसे चाहने लगे थे, कोई उससे बैरभाव नहीं रखता था। चंदा को यह देखकर संतुष्टि हुई कि धीर ने भी काम ढूंढ लिया है और अब वह खुद की मेहनत की कमाई खाएगा। हीरा को भी जब फोन पर यह खबर मिली तो उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो छोटा भाई अब लग लिया काम पर।
दीनदयाल पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, वह हमेशा अपने आप में उलझा रहता था। दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता चला गया। खुद का घर होके भी उसे वह सुख शांति नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि उसका अखबार बेचना भी बंद हो गया। कर्मनिष्ठा के कारण वह रोज प्रयास करता, लेकिन दुर्बलता के कारण वह लड़खड़ा कर गिर जाता। कहाँ परिश्रम से युक्त गठीला शरीर और कहाँ अब का शरीर जिसे दिनचर्या के कर्म करने में भी कठिनाई हो रही है। किसी ने सही कहा है, अवसाद दीमक की तरह दिल को दुर्बल कर देता है। इधर धीर अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए भरसक कोशिश कर रहा था। उसने ना जाने कितने दिन ओवरटाइम किया। रात की शिफ्ट वाले अक्सर नशे में धुत रहते थे। वे उसे भी पीने और ताश खेलने को कहते थे। वह कोई न कोई बहाना करके मन कर देता था। ग्रीष्मकाल था, ऐसे वक्त में बच्चों के अवकाश चलते हैं, सो बॉस के बीवी भी बच्चों को साथ लेकर अपने मायके निकल गई। इस खुशी में बॉस ने आज यही रुकने का फैसला किया और चिकन टंगड़ी नीट के संग मंगवाए और पीने लगे। अपना तो पिए ही पिए, सभी लेबरों की भी ऐश करा दी। धीर सिर्फ टंगड़ी ही तोड़े जा रहा था बैठे बैठे, इतने में बॉस ने उसे पकड़ लिया। बॉस, नशे में क्या यार, सिर्फ चिकन खाने में क्या मजा है, लो ये पियो। उसे नीट का एक क्वार्टर पकड़ाते हुए। धीर, नहीं साहेब, मैं ये नहीं पी सकता। उद्धरण, बॉस, अरे क्यों नहीं, मर्द हो यार कि नहीं, इसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी जाओ, और नहीं पी जाती तो एक नुस्खा दूं, नाक बंद करके पी जाओ, और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो किसी की आद में जहर समझकर पी जाओ। धीर, नहीं साहेब, ये सब इंसान को गर्त के कुएं में धकेल देती है। एक बार जिसे ये लत लग जाए उसका इसे छुटाना मुश्किल होता है। तारिक, धीर का मित्र और सहकर्मचारी, बीच में टोकते हुए बोला, रे साहेब, ये छोरा कभी नहीं पीता, इसको हमने लाख समझाया कि एक घूंट में कुछ नहीं होता, पर ये मान के नहीं देता। बॉस, अरे सही करता है, तुम लोग तो बारी बारी से पीकर धुत हो जाते हो, ये रात भर की सल्ज़बा आता है। धीर, चलो सिर्फ आज पी लो मेरी खुशी में, देखो अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, मेरा कहा मान लो, चलो एक घूंट पी लो। धीर मन ही मन में सोच रहा था कि आज बुरे फंसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, लेकिन अंतर्मन से एक और आवाज आई, अबे पीले चल, एक ही दिन की तो बात है। इतने भर में सहकर्मियों ने उसे पकड़कर पिला दी। एक नीट शॉट के बाद उसे अजीब जा लगा, सिर अचानक से हल्का होने लगा। उसने 3 और लगा दिए। एकाएक ही देखकर बॉस भी दंग, ऐसा कैसे बॉस, खेले हुए खिलाड़ी लगते हो। धीर, नहीं साहेब, दोस्त यार के साथ थोड़ा बहुत पी लेता था, माता पिता के लिए छोड़ दी। बॉस, चलो अच्छा है। उस दिन धीर को कुछ वैसा ही लगा जैसे शेर को बहुत दिनों के बाद कोई इंसान का खून मुंह लगने पर होता है। 11 दिन बाद 2 बजे लंच हो गया था। हीरा रोज की तरह कैंटीन में जाकर खाना खाने लगा। कैंटीन मुख्य इमारत के बरामदे में थी, वही सब मिलकर खाते थे। उसने खाना शुरू किया, इतने में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने 2-3 मिनट ध्यान से चारों ओर देखा। उसे पहले माले पर एक फौजी दिखा जो वर्दी तो फौज की पहना था, जिसकी हरकतें अजीब सी महसूस हुई और न ही उसने उसे कभी देखा था। उसे उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। उसने सायरन बजाने के लिए बटन दबा दिया। जितने में सब अपने चित्त को संभालते, हीरा की टेबल के पास एक ग्रेनेड आकर गिरा और गिरते ही फट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फौजियों ने अपनी गोलियां तान ली। पता लगा इमारत में कई आतंकवादी घुस चुके थे जो चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर रहे थे। हीरा सिर से लेकर पैर तक खून से लथपथ था। लंगड़ाते हुए जो आतंकवादी सामने खड़े हुए थे उन दोनों के सिर पर गोली मार दी। हीरा की आंखों के सामने धुंधला सा होने लगा, सांसें गहन और भारी होने लगी और शरीर शिथिल होने लगा। अंत में उसकी आंख के सामने एक घनघोर अंधेरा छा गया। कांपती हुई जीभ से बस एक ही शब्द निकला, मां। कुछ देर बाद बाकी बचे 16 आतंकवादी भी मारे गए। 33 फौजियों की भी मृत्यु हुई थी, जिसमें हीरा भी था। एक कुल का चिराग बुझ गया। एक माँ से उसका लाल छिन गया। ना जाने कितनी पत्नियां विधवा हो गई और न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कारण सिर्फ 2 गज जमीन। इस 2 गज जमीन के कारण न जाने कितने 2 करोड़ लाल कुर्बान हो गए। ये 2 गज जमीन जिस पर वर्षाकाल में भीनी सी खुशबू आती थी, आज लाल वीरान हो गई। 24 शाम के 5 बज रहे थे। पास के P0C0 और 0 से बलबीर को बुलाया गया कि इंडियन आर्मी से फोन है। एडमिरल जतिन, हेलो बलबीर। बलबीर, हाँ जी साहेब। एडमिरल जतिन, हीरा वीरगति को प्राप्त हुआ है। आज दोपहर में हुए हादसे में वो शहीद हो गया। बलबीर, नहीं साहेब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहेब। एडमिरल जतिन, ऐसा ही है बलबीर, कल शाम को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके निकल लो, यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगेगा।
उद्धरण। बलबीर ने आंसू पोंछते हुए बोला, जी साहेब। फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा का छा गया और एडमिरल जतिन ने फोन रख दिया। बलबीर रोता हुआ घर पहुंचा और तुरंत जाकर घर पे रेडियो चलाया। आकाशवाणी दूरदर्शन पर उस वक्त यही खबर सुनाई जा रही थी। यह आवाज चंदा के कानों में भी पड़ गई। उसने पूछा कि ये क्या है बलबीर? बलबीर, माई, भाई अब नहीं रहे। आज हुए इसी हमले में वो शहीद हो गए। चंदा चकराते हुए बेहोश होकर गिरने लगी और बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बलबीर चंदा को पकड़ते हुए बोला, संभालो माई खुद को, अभी एडमिरल साहब का फोन आया था। उन्होंने हमें यही सूचना दी कि कल हमें वहां पहुंचना होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए माँ। इतने में धीर भी भागा भागा आया। उसने ये खबर पेट्रोल पंप के रेडियो में सुनी थी। बलबीर और चंदा के चेहरे को रोता देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। उसने चंदा और बलबीर को ट्रेन पकड़वाए और खुद पिताजी की देखभाल के लिए रुक गया। शाम को 6 बजे श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत हुई। बलबीर और चंदा बस समय से 5 मिनट पूर्व ही वहां पहुंचे थे। चंदा ने जब हीरा को देखा तब उसके यकीन नहीं हो रहा था। चेहरे पर छोटे छोटे खरोंच के निशान बने हुए थे जो शायद ग्रेनेड से निकले छर्रों से बने होंगे। चेहरा पूरा नीला पड़ गया था और एक तरफ से पूरा जल सा गया था। वतन का झंडा ओढ़े हुए वो कॉफिन में बंद था। उसे देख चंदा फूट फूट कर रोई। उसको फौजियों ने सहारा देकर श्रद्धांजलि दिलवाई। बाजे बजने लगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, हवाई राउंड फायरिंग की गई। सबने उसे नम आंखों से विदा किया। उसका शव कोपरगांव लाया गया जहां उसके सारे मित्र, गोपाल व अन्य सभी रिश्तेदार एकत्रित हुए। चारों तरफ मातम और सन्नाटा पसरा हुआ था। गोपाल बिलख बिलख कर रो रहा था और खुद को कोस रहा था कि ना ही उसने हीरा को ये फॉर्म भरवाए होते और ना ही आज ऐसा होता। भावशून्य हो चुके दीनदयाल की आंखों से आज पहली बार आंसू गिरे। वह भी फूट फूट कर रोने लगा। दीन को धीर ने सहारा दिया ताकि वह मुखाग्नि दे सके। 25 सभी बहुत दुखी थे। किसी को ये गवारा नहीं हुआ। किसी ने खुदा पर उंगली उठाई, किसी ने दलील दी कि पवित्र आत्मा थी इसलिए ईश्वर ने जल्दी बुला लिया। खैर, जितने मुख उतने कथन। धीर यहाँ तक परेशान हुआ कि उसने फिर से पीना खाना शुरू कर दिया। उसके मन में यही आया कि यह जिंदगी जैसे जीना है वैसे जियो, क्योंकि मरना तो सबने एक दिन है, कम से कम हसरतें तो पूर्ण होगी। जब हीरा के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। मैं तो फिर भी पापी ही ठहरा। अतः वह फिर से नशे की खाई में फिसलता हुआ आ गिरा। अब वह अपने सहकर्मचारियों के साथ पीने लगा था, रात भर जुआ और ताश खेलता। अब वह फिर उसी सोच पर चल पड़ा कि अच्छा करके क्या मिलेगा, मैं अब सिर्फ अच्छी जिंदगी जीऊंगा। इधर जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। चंदा ने बुनाई कढ़ाई का काम शुरू किया। ये उसके लिए इतना आसान नहीं रहा। न जाने कितने दिन किसी ने सही से भोजन नहीं किया, न जाने कितने दिन उसने किसी से बात भी नहीं की। सबने उसका मिलके ढांढस बंधाया। पड़ोसियों ने उनकी खूब मदद की। बलबीर भी अपनी पाई में जुट गया। भाई की मृत्यु ने उसके दिल में नई चिंगारी जला दी। अब वह फौज में भर्ती होने की चाह रखने लगा। उसे अब जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाने वाले आंखों देखे गवारा नहीं होते थे। आर्मी ने परिवारों को खूब सहयोग किया। उन्होंने आर्मी कैंटीन से परिवार का पंजीकरण करवाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सस्ता सफर और पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। 26 एक महीने बाद आज अचानक दीनदयाल में नई जान आ गई। जिस विक्षिप्त होते शरीर ने उसे काम करने से रोक दिया था, जिसके कारण वह 4-5 महीने से घर पे ही पड़ा था, अपने आप को मजबूत पाकर उसका मन सहसा किया कि वह फिर से काम पर जाए। चंदा को ये देखकर बड़ी हैरत हुई और साथ में खुशी भी कि अब वह दुनिया में वापस लौट आए। वह बाहर निकलकर अपने न्यूज़पेपर मिल के मालिक से मिला और बात भी पक्की कर ली कि कल से वह काम पर आएगा। वह अब गांव की सैर पर निकला और जहां जहां वह नहीं गया था अभी तक, अब वहां भी गया। खेत खलिहान, बाग बगीचे सबकी सैर करी। दोपहर में घर को लौटकर सबके साथ मिलकर खाना खाया और सबका हाल लिया। दीन, धीर, खुशी हुई तुमको काम करता देख। धीर, हमको भी आपको सही देखकर। दीन, अच्छा ये बताओ कोई लड़की पसंद है क्या तुम्हें? तुम्हारी हरकतों से तो लगता है अभी तक कोई ना कोई पसंद ही आ गई होगी तुमको। धीर हैरत में पड़ गया, ये गंगा उल्टी कैसे बह चली आज? मुख में जो भोजन का निवाला था वो निगलने से पहले ही अटक गया। अटकने से खांसी आने लगी। वह जल्दी से पानी पीने लगा। सब ये देखकर हंसने लगे। धीर, नहीं पिताजी, मेरे नज़र में ऐसी कोई नहीं है अभी। दीन, तो हम खोजे, अगर कोई पसंद आई तो कर लेना शादी। बालिक तो तुम वैसे भी हो चुके हो, अब सारा दिन पेपर बांटने के बाद पड़ा रहता हूँ। पोते पोती होंगे तो उनमें ही खुश रहूंगा।
धीर, नहीं पिताजी, अभी 2-3 साल नहीं, फिर आगे सोचूंगा। दीन, मतलब 3 to 4 साल मैं बिना पोते पोतियों के रहूंगा। धीर, कुछ ऐसा ही समझ लो पिताजी। दीन, अच्छा एक बात कहता हूँ, अब हीरा नहीं रहा, वो हम सबकी जिम्मेदारी लेता था। अब तुम ही बड़े हो, तो जिंदगी के प्रति सजग होके रहो। हमारा कोई भरोसा नहीं है थोड़ा। चंदा को ये बात अखरी उसने कहा, ये क्या कहते हो जी? दीन ने कुछ नहीं बोला। शाम को उठकर दीन घर के उस हिस्से में गया जहाँ खेती होती थी और बैल रखे रहते थे। पहले तो वो बैलों के पास गया और उन्हें पुचकार कर खाना खिलाने लगा। फिर जिस हिस्से में खेती होती है वहां जाकर लेट गया और मिट्टी को हथेली में रखकर उसकी गुणवत्ता का आंकलन करने लगा। इतने में बलबीर आ गया। उसने भी बोला, पिताजी आपने ये हाथ में माटी क्यों ले रखी है? दीन, किसान हूँ, हाथ में तो माटी रहेगी ही। बलबीर, हाँ पिताजी वो तो है, फिर भी इस माटी में ऐसा क्या खास है? दीन, हर मिट्टी खास है, तुम्हें इस मिट्टी में क्या दिखता है? बलबीर, यही कि यह छोटे छोटे अणु से बनी है। दीन, हर चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं बेटा, एक जो सबको दिख जाता और दूसरा जो उस चीज से अक्षम्य प्रेम करता है उसको। जिस तरह कोयले में से निकले हीरे की परख सिर्फ सोहरी को होती है, जिस तरह नदी अपना रास्ते खुद बनाकर महासागर में जा मिलती है, उसी प्रकार हर किसान ये जानता है बेटा, ये माटी चट्टान से बनी है, पर यह माटी ही है जिसमें अक्षम्य व असीमित चट्टान समाहित है। जैसे हम कुदरत के अंश बराबर भी नहीं है, पर सारी कुदरत हम में समाये है, वैसे ही हर मिट्टी में चट्टान समाहित है। बलबीर, हर मिट्टी में चट्टान समाहित है। इससे ही हमारा जीवन की शुरुआत है, इसी पर हमारा जीवन निर्भर है और इसी में एक दिन हम विलीन हो जाएंगे। बलबीर, तभी मैं सोचूं ना, आप इतना कैसे सोच ले रहे हो? आपके दिमाग में यही खिचड़ी पकती होगी ना सारे दिन। खैर जो भी है, मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। दीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि बलबीर अभी इतना गंभीर नहीं हुआ है जो ये समझ पाए। वह हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर चला जो घर की पहली मंजिल पर था। सीढ़ी चढ़ते वक्त उसकी आंखों में धुंधली होने लगी, जमीन उसे हिलती हुई महसूस होने लगी। अंत में आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सीढ़ी से नीचे फिसल के गिर गया। सांसें बंद हो चुकी थी पर मस्तिष्क में अभी भी सचेत था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कथन यह है कि हर कुदरती मृत्यु के करीब खड़े व्यक्ति को अपने अंतिम समय का अंदाजा हो जाता है, वैसे ही दीनदयाल को भी ये अंदाजा हो गया था शायद से। गिरने की आवाज सुनकर चंदा और बलबीर भागे भागे आए। दीनदयाल को गिरा देख चंदा ने जोर से चीखा और रुंदन करने लगी। बलबीर भागकर टेलीफोन बूथ पे गया और धीर को फोन कर, जो उस वक्त ड्यूटी पर था, उसे पास के अस्पताल में जल्दी पहुंचने को बोला। बलबीर और चंदा हीरा को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने हथेली छूते ही कह दिया कि अब प्राण नहीं बचे इनमें। चंदा और बलबीर ने इस पर रोष प्रकट किया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, हम कहीं से भी इनका उपचार नहीं कर सकते, जब इनमें जान ही नहीं है, आप इन्हें ले जाइए। अगले दिन बलबीर ने दीनदयाल को मुखाग्नि दी। सभी आस पड़ोस के लोग संतावना देने पहुंचे। सभी ने अपनी सहानुभूति दिखाई। धीर अगले दिन से कार्य पर निकल गया। उसे इन सब से दूर रहना ही अच्छा लगता था। वह कमजोर होकर फुट फुट कर रोना नहीं चाहता था जैसे वह हीरा के वक्त रोया था। वह किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं जाहिर करने देना चाहता था, जबकि बलबीर और चंदा खूब रोए। बलबीर को उनके आखिरी कहे हुए शब्द हमेशा हमेशा के लिए स्मरण हो गए। चंदा को सबसे ज्यादा धक्का लगा पहले बेटा फिर पति। इन 4 महीनों में उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे लगा किसी ने काला जादू किया है घर पर, या फिर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह अब इतना पगला चुकी थी कि धीर को काम नहीं करने, नहीं जाने भी नहीं देना चाहती थी, न ही बलबीर को विद्यालय। उसे लगता था कालचक्र फिर उसके घर की खुशियों का ग्रास न बना ले। वो कभी पीर के पास जाती तो कभी बाबा के पास, कभी तंत्र साधना करती तो कभी उपवास रख लेती, पर उसके मन का डर शांत नहीं हो रहा था। धीर ने ये सब हद से ज्यादा बढ़ता देखा तो उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अवसाद है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बस ये नींद की गोलियां इनको खिला देना और कुछ विटामिन की कैप्सूल है लिखी तंदुरुस्ती के लिए, इन्हें भी खिला देना, सही हो जाएंगी अपने आप। धीर ने सुकून की सांस ली। 27 तारिक, अबे इतना काहे पीते हो बे तुम, क्या हाल बना लिए हो अपना? धीर, चुप बुड़बक, तुम हमका देखे नहीं हो, हमारा पेट नहीं गटर है, इसमें कुछ भी डालो पच जाता है। तारिक, फिर भी हद में पियो यार, क्या कर रहे हो? 5 बोतल पी चुके हो, 2 के 4 दिख रहे होंगे। धीर, बच्चे नहीं है और 2 के 4 दिखाने वाला कोई है नहीं यहाँ। यार अजब है जिंदगी, सब एक एक करके निकल रहे हैं और सारा बोझा अब मेरे पर आ गया।
तुम्हें तो पता ही है ये आम जिंदगी हमें कभी नहीं भानती भाई। शादी करो, बच्चे पालो, पेट काट काट कर, और अंत में ऊपर से तुम और कह रहे हो कि हम ज्यादा पी रहे हैं। हमें अभी भी तुमसे ज्यादा होश है। तारिक, अच्छा ये बताओ अगली 3 गेंद पर क्या होगा? धीर, बल्लेबाज गिलक्रिस्ट है और गेंदबाजी शेन बोर्न कर रहा है। ओवर तीसरा है, अगली पर विकेट गिरेगा। तारिक, कैसे? धीर, ये विकेट लेने वाला गेंदबाज है और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा घातक। गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया उन बल्लेबाजों में से है जो खुल के खेलना पसंद है, ये किसी से दबके नहीं खेलता। वहीं न्यूजीलैंड का ये गेंदबाज हर पिच पर अतिरिक्त स्विंग और बाउंस के लिए जाना जाता है। ये अगले 3 गेंद में इसे ले बधेगा। तारिक, मैं नहीं मानता। धीर, लगी शर्त, मैं जीता तो तू भरेगा और मैं हारा तो मैं भरूंगा पैसे। तारिक, ठीक है, चल। पहली गेंद बाउंस। गिलक्रिस्ट मारने के लिए पुल शॉट लगाया, लेकिन गेंद की गति नहीं आग पाने के कारण गेंद बल्ले का किनारे से लगती हुई फाइन लेग की ओर चली गई। दूसरी बॉल लेग साइड की ओर टिप्पा खाए और कोण बदलकर अंदर आके सीधा पैड पे लगी। L0 B0 W0 की अपील हुई, अंपायर ने उंगली उठा दी। धीर ये देखकर हंसा, जबकि तारिक दंग रह गया। उसने हार मान ली। आज धीर के नाम और कुसंगत जुड़ गई सट्टा खेलना। 28 2 साल बाद चंदा की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने शायद से उसके दर्द को कम आंका था। आखिर 2 सबसे महत्वपूर्ण इंसान उसकी जिंदगी से चले गए। आसान नहीं होता जिनसे स्नेह करो तुम सबसे ज्यादा और वो तुम्हारे पास तो क्या कभी तुम्हारे साथ भी कभी ना रह सके। किसी ने सही कहा है, कई बार जो दर्द तुम्हें है वो तुम्हारे अपने भी ना समझ पाए। वो तो फिर भी डॉक्टर था। धीर तो बस इतने से संतुष्ट था कि वो पूजा पाठ, तंत्र साधना ये सब नहीं कर रही। बलबीर अब 12वीं में आ चुका था। उसे भी विज्ञान ही मिला था। वह अपने भाई की तरह दृढ़ निश्चय से पढ़ने वाला व्यक्ति बना। सोचा था 10वीं में अपने जिले में प्रथम आएगा, पर विद्यालय में द्वितीय आया। दुखी हुआ, लेकिन प्यास और भी बढ़ गई। अब तो वह और भी मन लगा कर के पढ़ रहा था। चंदा को उसमें दूसरा हीरा दिखने लगा था। वह ये देखकर खुश भी होती थी और दुखी भी। खुश कि दूजा कुलदीपक आ गया है। दुख क्योंकि उसे भी भूत सवार था सेना में जाने का। वह अपने दूसरे बेटे को कुर्बान होते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर वह भी तो एक माँ ही है। कुछ दिनों बाद धीर 23 साल का हो गया था। उन दिनों में आम तौर पर इस उम्र में शादी के लिए खोजबीन शुरू हो जाती थी। चंदा ने धीर से पूछा, अब तुम 23 के हो चुके हो, लड़की देखना शुरू करे? धीर, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। चंदा, क्यों? इस उम्र तक में सबके ब्याह हो जाते हैं या फिर बात तो चलनी शुरू हो जाती है। अगर 2-3 साल ऐसे ही लटकाते रहे तो फिर नहीं होगी। बुढ़वन से कौनू शादी नहीं करत हूँ बितवन। धीर, अरे मतारी, मेरे से नहीं होगी। क्यों किसी का जीवन बिगाड़ती हो? मेरे साथ मुझसे 2 लोगों का बोझा नहीं उठेगा। मेरा मन नहीं करता, नहीं मुझे अब किसी से कोई गहन लगाव होता है। मैं तो बस एक विरला हूँ माई। चंदा, अच्छों का मन रम जाता है विवाह के बाद। चंदा ने तरह तरह की लुभाने वाली बातें बोली, पर धीर ने एक न सुनी। चंदा ने फिर एक चाल चली। वे जानती थी कि धीर उज्जड लोगों की संगति में बिगड़ा है, तो उसे सुधारने के लिए उसने जमीन धीर और बलबीर दोनों के नाम कर दी और वसीयत कुछ इस प्रकार बनवाई कि दोनों के हस्ताक्षर के बिना कभी जमीन नहीं बिकेगी। वह बलबीर को भी भली प्रकार से जानती थी कि वह मातृप्रेम में कभी घर नहीं बेचेगा। वह धीर पे और जिम्मेदारी डालकर उसे गंभीर बनाना चाहती थी, लेकिन इसका भी धीर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। चंदा को चिंताओं ने घेर लिया। आखिर एक माँ अपने बेटे को फलते फूलते ही देखना चाहती थी, कुल को बढ़ते हुए देखना चाहती थी, पर बेटा था कि मानता ही नहीं। अंत में उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। दिसंबर महीने में पूस की रात को चंदा का देहांत हो गया। सुबह जब काफी देर तक नहीं उठी तो बलबीर ने उसे उठाने गया। जब उसने अपनी माता को टटोला तो उन्हें मृत पाया। डॉक्टर ने ठंड में सीना जकड़ जाने को मौत का कारण बताया। बलबीर ने सबसे छोटा होने के कारण मुखाग्नि दी। बलबीर अपने आप को अभागा समझ रहा था। पिछले 3 साल में उसके सारे अपने चले गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अनाथ हो गया है। उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता। धीर ने उसका ढाढ़स बंधाया, बताया कि उसकी परीक्षा पास है। उसे अपना कर्म निरंतर करने की सलाह दी। निजी काम के लिए धीर ने नौकरानी लगा दी और अपना रोजमर्रा के कार्यों में लग गया। 13 मार्च 1996। बीते कुछ दिनों में धीर के खर्चे उसके सिरदर्द का कारण बन गए थे। उसकी इन बुरी आदतों ने उसे फिर से कर्जदार बना दिया था। पीना और जुआ खेलना दोनों ने उसके जेब पर बुरा असर डाला था। एक कर्ज चुकाने के लिए वह दूसरा कर्ज उठा लेता,
कभी जुआ जीतता तो फिर कुछ राहत मिल जाती थी। अभी वो 25,000 के कर्ज में था, करीबन 2 लाख के बराबर। आज की तारीख में लोग उठते बैठते उससे पैसे मांगा करते थे। आज भारत और श्रीलंका के बीच में विश्व कप का सेमीफाइनल मैच था। धीर इसी की फिराक में था कि आज वह सट्टा जीतकर सबके पैसे चुकते कर देगा। सट्टा लगाने वाले दलाल ने पूछा, टॉस कौन जीतेगा? धीर, मैं टॉस पे नहीं लगाऊंगा। दलाल, पहला ओवर क्या होगा? धीर, पहली 3 बॉल में 1 विकेट, 10 का भाव। दलाल हंसते हुए, अच्छा चलो देखते हैं। क्रीज पर जवागल श्रीनाथ लेकर दौड़ते हुए पहली गेंद पर सनत जयसूर्या ने 1 रन लिया। दलाल मुस्कुराते हुए, देखा धीर, 2 अभी बाकी है। दूसरी गेंद फेंकी गई। कल विथरना खेल रहा था, गेंद बाहर की ओर गई। विथरना ने शॉट मारा, कवर के ऊपर से बॉल बल्ले का किनारा लेती हुई थर्ड मैन के दायरे में आ गई, जो वहां पर खड़े संजय मांजरेकर ने लपक ली। दलाल भौचक्का रह गया। तारिक ने इस पर बोला, ये धीर है, धीर जो बोलता है वो हो जाता है। दलाल अपनी मुछों पर ताव देते हुए, अच्छा ऐसा क्या, तो बताओ इस ओवर में अब क्या होगा? धीर, 1 विकेट और गिरेगा। दलाल, किसका? धीर, जयसूर्या, 5 का भाव। तारिक, अभी पगला गए हो क्या? इतना सटीक सट्टा कौन लगाता है बे? दलाल, चलो देखते हैं फिर। इसी ओवर में जयसूर्या भी 4 गेंद खेलकर चलते बने अंकतालिका 1 रन 2 विकेट। अब दलाल और तारिक दोनों दंग। दलाल, ये लो 18,000 तुम्हारे अभी तक के हुए, अब आगे क्या? धीर, रुके रहो भाई, मैच का भी लुत्फ उठा लेने दो थोड़ा। अब श्रीलंका के तेजी से रन बढ़ने लगे कारण डी सिल्वा की धुआंधार बल्लेबाजी। दलाल, ये 100 बनाएगा आज लगता है। धीर, नहीं बनाएगा। दलाल, सोच लो 15 का भाव है इस पर अभी। कुछ देर तक डी सिल्वा धुआंधार बल्लेबाजी करता रहा, फिर कुंबले को बुलाया गया। गेंदबाजी पर पहली गेंद फेंकी गई, गेंद लगभग 6 डंडे के जितना दूर टिप्पक खाई और सीधा बीच के डंडे मिडिल स्टंप पर जाके घुस गई। दलाल, लग रहा है आज किस्मत के घोड़े पर बैठे हो। धीर, आज मेरा दिन है। दलाल, औरों को भी खेलने दो यार, अब इस पारी में तुम आखिरी बार सट्टा लगाओगे। अब बताओ किस पर लगाते हो? धीर, तेंदुलकर पर। 50 रन से कम देगा और कम से कम 1 विकेट लेगा। दलाल, इस पर किसी ने बिड नहीं लगाई। सिंगल कोट। धीर, मैं इस पर 5 का भाव लगाता हूँ। बगल में बैठे एक सटोरी ने इस पर 10 का भाव लगा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पारी खत्म हुई और सचिन ने 40 रन देकर के 2 विकेट लिए। धीर फिर जीत गया। दूसरी पारी शुरू हुई, भारत की बल्लेबाजी आई। दलाल, तो कोई बेट लगा रहा है क्या? एक सटोरी, हाँ, 10,000, 10 का भाव, पहला विकेट 10 रन के अंदर। धीर, पहला विकेट 20 रन के बाद 10 का भाव, जबकि पहला विकेट 8 रन पे गिरा। ये धीर की पहली हार थी। दलाल, क्यों धीर, अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। धीर तिलमिलाकर दांत पीसने लगा। दलाल, अगला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, इस पर क्या भाव? धीर, 10 का भाव। सचिन 50 मारेगा। एक सटोरी, नहीं मारेगा, 15 का भाव। थोड़ी देर तक सचिन ने खूब शॉट्स मारे और 50 के आंकड़े को बहुत ही सरलता से पार कर दिया। दलाल, तो धीर फिर से जीत गया। क्या सचिन 100 मारेगा? धीर, हाँ मारेगा, 5 का भाव। बहुत से सट्टेबाजों ने हाँ कर दी, केवल 2 बंदे थे जिन्होंने हाँ नहीं की और कहा ऐसा नहीं होगा। 15 के भाव पर सनत जयसूर्या ने सचिन को स्टंप आउट करवा दिया। धीर दोबारा हार गया। अब उस पर बचे सिर्फ 2,000 रुपए। सचिन के आउट होने के बाद पूरा सट्टा बाजार मायूस हो गया। आधों ने वहां से पैसा लगाना बंद कर दिया। दलाल, हाँ तो अब क्या होगा? धीर, 130 to 150 के बीच में भारत सिमट जाएगा। 20 का भाव, 2,000। बहुत से सट्टेबाजों ने उसे गालियां दी, किसी ने उसे गद्दार कहा तो किसी ने उसे तामसिक प्रवृत्ति का बोला। बाकी बचे बहुत से लोगों ने भारत की जीत पर पैसे लगाए। सिर्फ एक सटोरी ने श्रीलंका के जीतने पर सट्टा लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सब जानते थे कि सचिन आउट तो गेम ओवर, और हो भी वही रहा था। सब एक के बाद एक चलते बने, विकेट गिरने की फुलझड़ी सी लग गई। अंक तालिका पर कुछ 120 पे 8 विकेट हुए होंगे कि ईडन गार्डन की भीड़ ने गुस्से में आकर पेज और साइन बोर्ड जलाना शुरू कर दिए। बचे कुचे लोगों ने मैदान पर जहां तहां बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। मैच स्थगित कर दिया गया और डकवर्थ लुईस से श्रीलंका को जीत दे दी गई। ये खेल जगत के लिए बहुत शर्मनाक घटना थी, जो स्पोर्ट्समैनशिप के लिए बिल्कुल खराब थी और अपने देश के लिए बहुत शर्म की बात। दलाल बोला, तो श्रीलंका जीत गया धीर, लेकिन तुम हार गए।
धीर, ये सारे कंजर लोग 10 मिनट और रुक नहीं सकते थे। 130 बड़े प्यार से हो जाते, मैं नहीं मानता इसे। दलाल, कैसे नहीं मानोगे? 40,000 दो सीधे से। धीर, नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। दलाल, देखो चौबे नाम है मेरा। क्या? चौबे दलाल, देंगे तुम्हारे अच्छे अच्छे। कैसे नहीं दोगे? जहां छुपोगे वहां घुसकर तुम्हें वहां से निकाल कर लेंगे पैसे तुमसे, सीधे कहे देते हैं 1 हफ्ता में पैसे नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे। सीधा मुंह के अंदर पिस्तौल रखकर भूज देंगे। तारिक, अबे यार, अब कैसे करोगे? कहां से लाओगे इतने पैसे? 40,000 1 हफ्ते में, ऊपर से 25,000 का कर्ज और है तुम पर। धीर, समझ नहीं आ रहा यार। तारिक, अगला लगाओगे? कौन जीतेगा विश्व कप? धीर, अब तो जीतेगी श्रीलंका ही, लेकिन सट्टा नहीं लगा सकता मैं, वरना लाखों रुपयों के कर्ज के लपेटे में आ जाएंगे। ऊपर से चौबे जब तक पैसे चुकता नहीं हो जाते हमें लगाने नहीं देगा। हमें कुछ और करना पड़ेगा, पता नहीं क्या। तुम्हें कुछ सूझ रहा है तो बताओ बे। तारिक भाई, ब्याज लेकर भर दो दलाल के पैसे। धीर, यार पहले से ही इतना कर्ज में डूबे हैं, हमें कोई पैसे नहीं देगा। तारिक, अबे हाँ बे, अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दो जिस पर खेती थी और चुका दो कर्ज। धीर, अम्मा सही बोले भाई, लेकिन बलबीर मानेगा कि नहीं? पता नहीं, खरीदार तो थे जायसवाल जी हमारे पड़ोसी, उन्हें चाहिए थी। सिंगल कोट। तारिक, अरे मानेगा क्यों नहीं भाई, है तुम्हारा, वो जरूर समझेगा तुम्हें, फिर जो बिकेगा उसका आधा हिस्सा उसे दे देना। धीर, चलो देखते हैं। 30। अगली सुबह जब धीर और बलबीर नाश्ता करने बैठे तब धीर ने बलबीर से पूछा, और पाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? बलबीर, सही चल रहा है भैया, 2 पेपर और रहते हैं बस, ये सही से हो जाए तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। धीर, क्यों? B0S0C0 कर लो, कुछ 25,000 में पूरी हो जाएगी, या डिप्लोमा कर लो कोई, इससे दूनी आमदनी हो जाएगी, ऊपर से सीधा अफसर बनोगे। धीर की इसी वाकपटुता और चालबाजी के लोग कायल थे। हर मनुष्य में अपने गुण व अवगुण होते हैं। धीर के थे कि वह अपने कार्य लोगों से बड़े प्रेम से निकलवा लेता था। वह हमेशा लोगों को अपनी जरूरत महसूस करवाता था। बलबीर ये सुनकर बोला, नहीं मैं नहीं कर सकता। धीर, क्यों? बलबीर, पैसे कहाँ से आएंगे इतने? धीर, देखो अपने घर की जो खेत वाली जमीन है इसे बेच देते हैं, आधा पैसा तुम्हारा आधा मेरा। धीर अपनी बात बोल ही रहा था कि बलबीर ने तमतमाते हुए बोला, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। धीर, लेकिन क्यों? इस समय तुम्हें जरूरत होगी। कहाँ से होंगे इतने पैसे फिर? देखो जायसवाल परिवार हमें 2 लाख देने को तैयार है, इतना कभी हमें कभी नहीं मिलेगा इसका हमें। बलबीर चीखते हुए, नहीं मतलब नहीं, ये सब जायसवाल का सिखाया गया है तुमको। बहुत पहले से ही उनकी कुदृष्टि थी हमारे घर पर। धीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जरूरत के समय पर ऐसी चीजें ही काम आती है। बलबीर, कितने बुज़दिल हो भाई तुम, आखिर तुम कैसे भूल सकते हो कि ये हीरा भाई की आखिरी निशानी है हम पर। उन्होंने सेना में जाकर अपने प्राण दांव पर लगाकर हमारे लिए ये सब खड़ा किया। धीर, देखो पागल मत बनो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो, ऐसी 10 जमीन तुम खरीद लोगे जब पढ़कर निकलोगे। बलबीर, मुझे अपने माता पिता से प्यार है, अपने भाई से प्यार है, मैं नहीं बेचूंगा जमीन। धीर, तुम्हारा ये भाई भी मुसीबत में है। बलबीर, मतलब? धीर रोते हुए, मुझ पर 65,000 का कर्ज है जिसमें से 40,000 एक दलाल को देना है। अगर मैंने 1 हफ्ते तक पैसे नहीं चुकाए तो मुझे मार दिया जाएगा और हो सकता है वो तुम तक भी पहुंच जाए। बलबीर, ये हुआ कब? धीर, जा शराब सट्टा की जद में ये सब हो गया। एक का उधार चुकाने के लिए मैंने दूसरे से पैसे मांगे, फिर दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे से, इस तरह मैं चक्रवर्ती ब्याज और उधार के दलदल में धंसता चला गया। मेरे पर 25,000 का कर्जा चढ़ गया, उसको चुकाने के लिए मैंने कल सट्टा खेला जो मैं हार गया, नतीजा 40,000 की चपेट और लग गई। बलबीर थोड़ा नर्म पड़ा। ये देखकर धीर ने बोला, अंगूठा लगा दे भाई इस पर, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। बलबीर ने पेपर हाथ में लिया, एक मन उसका ये किया कि लगा दूं अंगूठा इस पर, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके दिल में हीरा की और अपने माता पिता की तस्वीर आ गई। कितनी मेहनत और यातनाएं सही है उन्होंने यहाँ तक आने के लिए। उसने उसी वक्त पेपर फाड़ दिए और बोला, कभी एक ही जोड़ी है घर में जो इसको बेचना चाहते हो तुम? कभी कुछ बनाया है तुमने जो इस घर में, जो बंटवारा करूं मैं? अपनी सारी आमदनी तो तुम दवा दारू में उड़ा देते हो, क्या भरोसा कि तुम इसके बाद ऐसा नहीं करोगे? मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा ये जमीन। 31। काम न बनता देख धीर वहां से उठकर चल दिया। सोचने लगा कि आगे फिर क्या किया जाए। बहुत देर तक वह सोचता रहा, सोचते सोचते शाम हो गई।
सामने मुर्गे की दुकान थी। उठकर खड़ा हुआ और दुकानदार से जाकर बोला, भैया मुर्गा कितने का दिया? दुकानदार, क्या साहिब हर दूसरे दिन तो लेते हो हमसे, फिर भी पूछ रहे हो? 50 रुपये किलो। धीर, हाँ तो 1 किलो कर दो। अच्छा ये बताओ तुम लाते कहाँ से हो ये सब माल? दुकानदार, क्या साहब पार्टी करोगे क्या बड़ी? गांव से हाईवे जाने वाली रोड पर है बुचखाने, वहीं से ये सब मिलता है। धीर, अच्छा ठीक है। धीर ने साइकिल उठाए और निकल पड़ा कसाई पट्टे की ओर। थोड़ी देर समय के बाद वहां पहुंचा और घुसते ही एक कसाई से पूछा, सुल्तान कहाँ है? कोपर गांव में सिर्फ एक ही कसाई पट्टा था, वो भी बदमाशों का। कसाई ने उंगली जहां पे सुल्तान खड़ा था वहां पर कर दी। वहां के वातावरण में ही बदबू थी इतनी कि लोगों को उल्टी हो जाए, चारों तरफ बस खून ही खून। सुल्तान इलाके का सबसे खतरनाक बंदों में से एक था। सुल्तान के पास पहुंचकर धीर ने बोला, सुल्तान, सुल्तान, क्या? धीर, एक सुपारी है या इसे सुपारी न समझो, किसी को डराना है। फिर धीर ने उसे सारा माजरा कानों में बता दिया और बाद में बोला, कर पाओगे? सुल्तान, अबे पागल हो क्या? हैश और प्रतिशत विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसा करता है क्या कोई? धीर, तुमसे नहीं होगा फिर। ये कहकर धीर आगे चल पड़ा। सुल्तान, रुको। सुल्तान ने आगे आकर बोला, 15 साल की उम्र में मैंने अपने बाप के कातिलों को मारा था। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 20,000। धीर, ठीक है, परसों फिर। धीर ने अगले दिन जाकर 2 पेपर बनवाए, प्रॉपर्टी के एक में आधी प्रॉपर्टी बेचने के लिए और दूसरे में पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। दूसरे दिन देर रात जब धीर घर लौटा और रोज की तरह बलबीर ने दरवाजा खोला तो कसाई के बंदे नकाब पहने हुए धीर के साथ अंदर घुस गए। फिर उसे जबरन रस्सी से बांध दिया गया। बलबीर, ये क्या कर रहे हो? धीर, दिख नहीं रहा ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जमीन बेच दो, तो बताओ बेचते हो कि नहीं? बलबीर, नहीं, कभी नहीं। धीर, सुल्तान, ये पेपर को लो और जो कहा था वो कर दो। धीर ने दूसरी तरफ मुख कर लिया। सबने पेपर रखकर जबरन उससे अंगूठे के निशान लगवाए। उसको लेटाया जाने लगा और हाथ पैर पकड़ लिए गए। बलबीर जोर जोर से चीखने लगा और छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगा। फिर 2 चीजों की आवाजें आई, एक चापड़ की, दूसरी बलबीर की। पहली समय के साथ प्रबल होती चली गई, दूसरी समय के साथ विक्षिप्त होती चली गई। भगोने भर भर के खून नाली में बहाया जा रहा था। पड़ोसी छुपकर देख रहे थे। सब शांत थे। बड़ी मुस्तैदी से खून के धब्बे मिटा दिए गए और अवशेषों को एक बोरे में भर के रात को गोदावरी नदी में बहा दिया गया। 4 दिन में सारे हिसाब चुकता करके धीर अपने दोस्त तारिक से मिलने जाता है। तारिक गले मिलते हुए, कैसे हो धीर, आओ आओ, कहाँ गायब थे इतने दिन से? धीर, अरे तारिक भाई, तुम तो जानते ही हो पैसे जुटाने की जुगत में लगा था। तारिक, हाँ, ये सुनने में आया था कि तुमने लगभग सभी के पैसे लौटा दिए। चलो भाई था तुम्हारा, कैसे मदद नहीं करता? धीर, वह नहीं मान था। तारिक, क्या? फिर कैसे किया? मुझे तो यही पता लगा था कि तुमने जमीन बेच दी। धीर, उसे गुस्से के कारण ज्वर चढ़ा और हाई B0P0 से उसको हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद उसका देहांत हो गया। तारिक, क्या? ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहीं उसे मार दो नहीं दिया? उद्धरण। धीर, ये लो तुम्हारे 2,000 रुपए। तारिक, नहीं चाहिए, जिसमें मेहनत की जगह अपने का खून लगा हो। रखो इसे तुम अपने पास। मेरी बात का जवाब दो। धीर, देखो पैसे रख लो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, किसी को अगर भनक पड़ी तो याद रखना वो तो मेरा भाई था, तुम तो फिर भी बाहर के बंदे हो। ये बोलकर धीर चला गया। उपसंहार, ये कहानी का सुखद अंत नहीं था, या फिर कुछ यूं कहे कि कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता धीर का क्या हुआ। उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो समुद्र के रास्ते देश से भाग निकला। इधर जायसवाल जी के दूसरे बेटे को बलबीर की आत्मा दिखती है। कुछ ये कहते हैं ये उनके कर्मों का फल था जो उनके बेटे को भुगतना पड़ा, और कुछ का ये कहना था कि उसने उस रात का मंजर अपनी आंखों से देखा था, जिसके कारणवश उसकी मानसिक चेतना पर इतना बड़ा आघात हुआ। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि कौन इस कहानी का मुख्य किरदार था और कौन विलेन। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जिंदगी एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं जानता, और मृत्यु ऐसा जवाब है जिस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। खैर, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। पहले रामायण में राजपाट के लिए काट कपट हुई, फिर महाभारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद ये कलयुग है, इसलिए कौरव जीत गए। पड़ोसियों ने चंदा और दीनदयाल की परवरिश को गलत ठहराया, जबकि देखने वाली बात यह है कि उसी परवरिश से एक पुत्र देशभक्त निकला और दूसरा परिवार भक्त और तीसरा निर्दयी। इंसान का आचरण उसकी संगति पर ज्यादा निर्भर करता है, ना कि उसकी परवरिश पर।
खैर, मनुष्य के सही गलत के बीच के निर्णय या चयन उसकी सहूलियतों पर निर्भर होता है। पैसों के कारण परिवार में तनातनी और हत्या की खबर अक्सर अखबारों में मिल ही जाती है। एक राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता को उसके भाई ने मार दिया था, खबर बहुत दिन तक मीडिया में रही। कितने ही व्यवसाय इस देश को लूट चंपत हो गए और एक गरीब सब्जी वाले की ठेली तोड़ दी गई कुछ गुंडों द्वारा हफ्ता न चुकाए जाने पर। जंगल में अगर भोला हिरन ये सोचता है कि वह तो भोला है, उसे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा, तो ये एक मूर्खता होगी, क्योंकि शेर को तो शिकार करना ही है। दुनिया में जो भी होता है हम उसमें सहभागी और सहपाठी है। अक्सर 2 गज जमीन के लिए लोग अपने ज़मीर बेच देते हैं। जमीन कांप जाए पर ज़मीर नहीं कांपते।